हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिया, जैसे कि पीवीडी कर लिया अपने लोग ने, सिंगल एंट्री कर लिया, सेल्फ बैलेंसिंग कर लिया, एनपीओ कर लिया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर लिया। तो 60 मार्क्स का कवरेज मैंने करा दिया है आप लोगों को। सिंपल सा बात है कि आप लोगों को मैं गिनवाता हूं एक बार कि पीबीडी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था 10। ठीक है, फिर एनपीओ आपको करवाया, एनपीओ का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 15। फिर सिंगल एंट्री का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 15। ओके। ओके। फिर फिर मैंने आपको करवाया सेल्फ सेल्फ बैलेंसिंग का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 10। ओके। इन्वेंट्री भी मैंने आपको करवा दिया, इन्वेंट्री का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 10। तो हमने 60 मार्क्स का कवरेज आपको करवा दिया है। 75 में से 60 मार्क्स का कवरेज मैंने करवा दिया है। अब मैं आप सबको करवाने वाला हूं आज फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स 15 मार्क्स का है भाई, 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का चैप्टर है। दोस्तों, मैं आप सबको बोलूंगा, हमेशा एग्जामिनेशन में फाइनल अकाउंट्स, सिंगल एंट्री और सेल्फ बैलेंसिंग आप लोग अटेम्प्ट करना, ठीक है। आपके एग्जामिनेशंस में 10 मार्क्स और ये 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री और एनपीओ आप लोग अटेम्प्ट कर लेना। तो आपके 15 मार्क्स के प्रिपरेशन पूरे के पूरे हो जाएंगे। फाइनल अकाउंट्स आज मैं करवाने वाला हूं आप सबको। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। हम डायरेक्टली सम सिखा देंगे, सम्स करा देंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपका दिमाग में कुछ नहीं आएगा। तो बेसिक्स ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं पहले। मैं इन सारे वीडियोस को मर्ज कर देता हूं। पहले आप बेसिक्स का क्लास कीजिए। आज पार्ट ए है फाइनल अकाउंट्स का, ठीक है। और आप लोग कमेंट करोगे तो ही पार्ट बी आएगा, वरना पार्ट बी नहीं आएगा। तो पार्ट ए में अपने लोग बेसिक्स के जितने भी वीडियो है उसको मर्ज कर दे रहे हैं। और पहले प्लीज आप लोग बेसिक्स को क्लियर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सारे के सारे सम्स, जितने भी सम्स है सारे के सारे सम्स निपटा देंगे एक ही बार में। बस हो गया, बात खत्म। फाइनल अकाउंट्स के जो भी सम्स है उसको नेक्स्ट पार्ट में, यानी कल, हम लोग फाइनल अकाउंट्स के सारे सम्स निपटा देंगे। 8 तारीख को हमारा कुल 75 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब जो ऑप्शंस में आएंगे उसको बाद में आप कराएंगे। अब जो छोटा मोटा चैप्टर बचा हुआ है, जैसे कि डेप्रीशिएशन, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, थियरी वगैरह, वो सब 8 तारीख के बाद। लेकिन 8 तारीख तक अपने लोग फाइनल अकाउंट्स कवर कर देंगे दोस्तों। पहले पार्ट ए देखिए, पार्ट बी भी आ जाएगा आज या कल सुबह सुबह ही आ जाएगा। और 9 तारीख को मिसलिनियस जो कुछ भी बचा हुआ है वो कर लेंगे अपने लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक बार कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, कहाँ हो आप लोग? आप लोग तो दिखाई ही नहीं दे रहे हो। कहाँ हो मेरे प्यारे प्यारे हौला गैंग? कहाँ हो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस? कहाँ हो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? कहाँ हो मेरे चांद सितारे? सर, मैं तो यहाँ हूं, आप कहाँ हो? तो दोस्तों, आज से आपका और मेरा अटूट रिश्ता, एकदम अटूट संबंध चालू होने जा रहा है दोस्तों। आज से मैं आप सबका सम वन का सफर में भागीदारी बनने आ रहा हूं। आज से मैं आप सबको कॉलेज लाइफ में पूरा का पूरा चीज पढ़ाने के लिए आ रहा हूं। और आज हमारा सेमेस्टर 1 का फर्स्ट क्लास है। दोस्तों, आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 को पढ़ने वाले हैं, वही अकाउंट्स जो अकाउंट से आपको क्लास 11, क्लास 12 हर जगह आपको डर लगना है। लेकिन आज से मैं वादा करना चाहता हूं कि अगर आप ये सेमेस्टर 1 के जितने भी क्लासेस है वो अगर कर लेते हो, तो ये अकाउंट्स का डर जो आपके दिल में जो बैठा हुआ है वो मैं मिटाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हौला गैंग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मेरे प्यारे प्यारे हौला गैंग हो। आप लोगों को मैं रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस भी बुलाऊंगा। आप लोगों को मैं जीव जंतुस भी बुलाऊंगा, चाहे आप कंफर्टेबल हो या ना हो। आप लोगों को मैं प्यार से हौला, जीव जंतु, रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस सब कुछ बुलाऊंगा। तो आदत डाल लो आप लोग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पहले वाले लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एकमात्र यही सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 में, एकमात्र यही सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे सप्ली आते हैं, जिसमें सीयू में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हो इसलिए, वरना ये सब्जेक्ट एकदम इजी सा सब्जेक्ट है। सेमेस्टर 1 के 7 पेपर है, 7 सब्जेक्ट्स है, लेकिन सातों के सातों सब्जेक्ट्स में से सबसे इजी मैं बोलूंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। बस इसमें दिमाग चलाना पड़ता है। लेकिन इसी में बच्चे सप्ली लाते हैं। क्यों सप्ली लाते हैं? क्योंकि वो एंड टर्म में, लास्ट मोमेंट में पढ़ने बैठते हैं। लास्ट मोमेंट में आप लोग नहीं पढ़ोगे ना, अगर आप फर्स्ट से ही, स्टार्टिंग से ही पढ़ोगे, तो कभी जिंदगी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सप्ली नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं ये बेहतरीन सा सब्जेक्ट। भैया, तालियों के साथ स्वागत करेंगे आप लोग ये बेहतरीन सा सब्जेक्ट को, जिसका नाम है दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। और दोस्तों, आप लोगों को इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं। ओ माय गॉड सर, इतने सारे चैप्टर! सर, 13 चैप्टर पढ़ने हैं, इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं। दोस्तों, एक एक चैप्टर 4-5 क्लासेस का है।
तो आप एकदम टेंशन मत लो, सारे के सारे चैप्टर से हम लोग कवर कराएंगे। एक एक चैप्टर तो इतना छोटा है जो एक एक दो दो क्लासेस में भी खत्म हो जाएगा, तो हम सब कुछ कंप्लीट करा देंगे। आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, आपको ये सिलेबस के बारे में टेंशन नहीं लेना है, आपको जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं सिखा रहा हूं, वही फॉलो करना है आप लोग। ठीक है? दोस्तों सबसे पहले आज कुछ नहीं, आज आपको एक कॉपी एक पेन का नीड है, बिकॉज आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों फाइनल अकाउंट्स, जो आपने क्लास 11 में किया था और आपका मोस्ट फेवरेट चैप्टर बन गया था, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। दोस्तों आज हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका मार्क्स कवरेज, जिसका मार्क्स वेटेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का ये चैप्टर है दोस्तों। और ये फाइनल अकाउंट्स हम आपको सिखाने वाले हैं वापस बेसिक से। दोस्तों चाहे आपने क्लास 11 12 में पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आज मैं आप सबको फाइनल अकाउंट्स एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक सब सिखाऊंगा। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो दोस्तों आइए फटाफट से नोटिंग कीजिए और फटाफट से नोटबुक निकालिए, लिखिए फाइनल अकाउंट, सबसे पहले हेडिंग दीजिए फाइनल अकाउंट्स और यहां पे लिखिए 15 मार्क्स कवरेज, 15 मार्क्स कवरेज। ठीक है? क्लियर है? तो फाइनल अकाउंट्स क्या है? फाइनल अकाउंट्स क्या है? तो फाइनल अकाउंट्स लिखिए, इट इज ए, आपको मैं लिखवा रहा हूं, आप लोग प्लीज लिखिए। ठीक है? इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय सोल प्रोप्राइटर। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको सोल प्रोप्राइटर लोग प्रिपेयर करता है। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? मान लीजिए मैं एक बिजनेस को अकेला चल रहा, मैं अभिषेक झा क्लासेस को अकेला चलाता हूं, खुद के दम पे चलाता हूं, तो मैं हूं सोल सोल प्रोप्राइटर। तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? मेरे को फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स का एक स्टेटमेंट है जिसको सोलो प्रोप्राइटर प्रिपेयर करता है। बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, आज मैं आप सबको बताऊंगा बैकग्राउंड के बारे में कि आपको फाइनल अकाउंट्स में पढ़ना क्या, आखिरकार आपको फाइनल अकाउंट्स में पढ़ना क्या है। आइए देखिए बैकग्राउंड, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सबको फॉर्मेट सिखाऊंगा। सर किसका किसका फॉर्मेट सिखाओगे आप? सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों आज के क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट। सब बेहतरीन तरीके से, सुंदर तरीके से एकदम लिखिएगा, सुंदर तरीके से सीखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करूंगा और आज मैं आप सबको एक फॉर्मेट सिखाऊंगा। किस किस का फॉर्मेट सिखाओगे सर? ट्रेडिंग अकाउंट का। दूसरा मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शायद इस चीज को आपने क्लास 11 12 में भी सीखा होगा। ठीक है? फिर तीसरा मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों बैलेंस शीट। सबका एक एक करके फॉर्मेट सिखाऊंगा और सबके बारे में बताऊंगा दोस्तों। फिर चौथा वाला पॉइंट में मैं आपको एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। कुछ ना एडजस्टमेंट्स होते हैं, उस चीज के बारे में हम लोग को बात करने पड़ते हैं। फिर पांचवा में मैं आपको सम्स करवाऊंगा। तो बेसिकली फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर इतना ही है, खत्म। इतना आपने अगर कर दिया तो खत्म हो गया। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेज में मैं आप सबको ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा स्टेज में मैं आप सबको पीएल अकाउंट, फिर तीसरा स्टेज में बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट करवाऊंगा। बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब चीज के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। और पांचवा स्टेज में सम्स करवाऊंगा। और दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो गया एकदम सुंदर तरीके से। दोस्तों सबसे पहले आप ये बात को समझिए जो मैं लिखवा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं। फाइनल अकाउंट्स दो तरीके से बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स दो तरीके से बनते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स एक बनते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, आप लोग नोटिंग भी करते रहिए। एक बनते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। फाइनल अकाउंट्स एक बनते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, एक बनते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। अगर आपको कभी फाइनल अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए बनाना पड़ा, अगर आपको कभी फाइनल अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए बनाना पड़ा, तो वहां पे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो बनेगा ही बनेगा। वहां पे ट्रेडिंग भी बनेगा, पीएल भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगा, लेकिन साथ ही साथ उधर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अगर फाइनल अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए बना रहे हो तो आपको ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो बनाना 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 पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, तो आपको सिर्फ तीन ही चीज बनाना है जो आप बचपन से क्लास 11 12 से कर रहे हो। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पीएल अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। तो यही है फाइनल अकाउंट्स का। फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पूछा तो आप लोग को चार अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन सा भैया? एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। और अगर आपको नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए पूछा तो आपको ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट पूछे। सर कौन सा आता है एग्जामिनेशन में? एग्जामिनेशन में आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में जितना बार भी आज तक क्वेश्चन आया है सब नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आया है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक बार भी नहीं पूछा सीयू ने। आपको बेटा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट इतना ही बनाने बोलता है, इतना ही बनाने बोलता है। ये आपके लिए बेटा अभी इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग अकाउंट किसको बोलते हैं, पीएल अकाउंट किसको बोलते हैं, बैलेंस शीट किसको बोलते हैं, एडजस्टमेंट किसको बोलते हैं, उसके बाद आप सम्स करो। लेकिन फिर भी एक सम मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे भी करवा दूंगा लास्ट में।
ये बेटा क्या है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, लीस्ट इंपॉर्टेंट। और ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके सर, समझ गए। तो अब क्या करना है? अब सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद कराऊंगा बैलेंस शीट, उसके बाद कराऊंगा एडजस्टमेंट सम्स। तो पहले पहले पायदान में हम लोग चलते हैं। और दोस्तों, पहला पायदान में हम लोग सीखने वाले हैं अभी ट्रेडिंग अकाउंट। लिखिए, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड टू एस्टिमेट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट आप काहे बनाते, क्यों बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। या तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो आपका ग्रॉस लॉस होगा, उसके लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। तो फॉर्मेट कैसा होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, जरा देखिए। फॉर्मेट जरा बनाने की कोशिश कीजिए, मेरे साथ आप बनाइए फॉर्मेट। एक अमाउंट कॉलम रहेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक अमाउंट यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर क्या लिखेंगे भैया? फॉर द फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड ये 31 मार्च ये 2024 मान लीजिए, ठीक है। जो डेट दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग को करना पड़ेगा। तो भैया एक बात बताइए, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा, कैसे करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, कैसे बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट? सबसे पहले पहले बेटा यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, ये सब लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे वापस पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, फिर यहाँ पे DRCR। अब ये बताइए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला चीज आता है सर टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अगर रहा तो वो डेबिट में आता है, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक रहा तो क्लोजिंग स्टॉक इस साइड में आता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक ऐसे करके आता है सर, बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्लियर है सबको? ओके। अगर मान लीजिए परचेस हुआ है तो परचेस को हम लोग लिखते हैं डेबिट में। परचेस कहां पे लिखते हैं? परचेस लिखते हैं डेबिट में। और अगर मान लीजिए कुछ रिटर्न है, कुछ रिटर्न है, मान लीजिए परचेस रिटर्न है, परचेस रिटर्न को क्या करना पड़ता है? परचेस रिटर्न को लेस करना पड़ता है। परचेस से परचेस रिटर्न को लेस करोगे। अगर क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड दिया है या परचेस रिटर्न दिया है तो उन दोनों को ना परचेस से हम लोग को लेस करना पड़ता है। मान लीजिए परचेस रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है, या रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या क्या करते हैं? परचेस से लेस करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब क्या करें सर? अब देखिए जितना भी डायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा है, देखिए यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड में बेटा, हम लोग डेबिट साइड में ना एक्सपेंसेस लिखते हैं। जो भी एक्सपेंसेस है ना हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। और जो भी रेवेन्यू है वो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। जो भी रेवेन्यू हुआ है वो क्रेडिट साइड में लिखो, जो भी एक्सपेंस, जो भी खर्चा है, जो भी खर्चा है वो डेबिट साइड में लिखो, ठीक है। परचेज लेस रिटर्न। और अब ये डायरेक्ट डायरेक्ट खर्चा क्या है? देखिए टू कैरेज इनवर्ड, देखिए टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या है? ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। फिर लिखिए टू फ्रेट, टू फ्रेट या कार्टेज, ठीक है, क्लियर है। फिर लिखिए टू गैस एंड फ्यूल, टू पावर, ठीक है। फिर लिखिए टू कोल एंड कोक, टू कोल एंड कोक। फिर लिखिए टू इंपोर्ट ड्यूटी, यही सब आता है ना, इंपोर्ट ड्यूटी। फिर लिखिए टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू वेजेस। तो बेसिकली ये सब क्या है बेटा? ये सब डायरेक्ट खर्चा है, ये सब डायरेक्ट खर्चा है। देखिए सबसे पहले पहले क्या लिखे? सबसे पहले पहले हम लोग लिखे टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेस लेस परचेस रिटर्न, ठीक है। इसके बाद जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सब सब हम लोग लिख दिए। टू कैरेज इनवर्ड, टू फ्रेट कार्टेज, टू गैस एंड फ्यूल, टू पावर, टू कोल एंड कोक, टू इंपोर्ट ड्यूटी, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू वेजेस, सब कुछ जितना भी डायरेक्ट खर्चा है सबको डेबिट कर दिया सर, सबको डेबिट कर दिया, ठीक है सर, ओके। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाई सेल्स, क्रेडिट में हम लोग लिखते हैं बाई सेल्स, और इधर लेस करते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न। जैसे परचेज के साथ लेस लेस किए थे परचेज रिटर्न, वैसे सेल्स के साथ क्या लेस करना पड़ेगा? सेल्स रिटर्न। परचेज के साथ लेस करते हो अगर परचेज रिटर्न, तो सेल्स के साथ क्या लेस करना पड़ेगा? सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न को आप क्या करोगे? लेस करोगे, ठीक है, डन। अच्छा सर, ये बताइए ग्रॉस प्रॉफिट अगर आया, ग्रॉस प्रॉफिट अगर आया तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे लिखते हैं? या तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है या तो आपका ग्रॉस लॉस होता है।
तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया ना तो हम लोग उसको डेबिट में लिखते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ तो यहां पे लिखते हैं बाय ग्रॉस लॉस, और यहां पे सीडी लगा दीजिएगा, सीडी। ठीक है, इसको क्लोज करके आपका निकल जाएगा बैलेंस। ठीक है, याद रखिएगा अगर डेबिट भरा है, अगर डेबिट भरा है, अगर डेबिट भरा है, लिखिए यहां पे, लिखिए यहां पे, अगर डेबिट भरा है, अगर डेबिट भरा है, देन ग्रॉस लॉस होगा, ग्रॉस लॉस होगा। फिर लिखिए अगर क्रेडिट भरा है, अगर क्रेडिट भरा है, देन ग्रॉस प्रॉफिट होगा, देन ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मान लीजिए कि अगर ये वाला साइड भरा है, ये वाला साइड, अगर ये वाला साइड भरा है, देन आपका ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर ये वाला साइड भरा है, ये वाला साइड छोटा है, तो इसका डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस लॉस। अगर क्रेडिट भरा है, अगर क्रेडिट भरा है, डेबिट छोटा है, तो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, बात समझ में आया? अगर डेबिट भरा है तो ग्रॉस लॉस होगा, अगर क्रेडिट भरा है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। बात इतना ही है। तो भैया ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा और रेवेन्यू आता है। खर्चा को डेबिट में लिखते हो और रेवेन्यू को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। खर्चा क्या क्या है भैया? खर्चा है टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, लेस परचेस रिटर्न, टू कैरेज इनवर्ड, टू फ्रेट, कार्टेज, टू गैस एंड फ्यूल, टू पावर। जितना भी डायरेक्ट खर्चा है ना, जितना भी फैक्ट्री का खर्चा है, जितना भी फैक्ट्री वैक्ट्री का खर्चा है, गैस एंड फ्यूल, पावर एंड वाटर, जो भी खर्चा है, खर्चे को आप लोग डेबिट में लिखोगे। फिर क्रेडिट में क्या लिखेंगे भैया? क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर डेबिट भरा है देन ग्रॉस लॉस होगा, अगर क्रेडिट भरा है देन ग्रॉस प्रॉफिट होगा। सिंपल सा बात याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, सिंपल सा बात याद रखना है। ठीक है, तो ग्रॉस, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट एक बार देख लीजिए आप लोग, और उतार लीजिए कॉपी में, कॉपी में आप लोग उतार लीजिए फटाफट से। ठीक है, डन। कॉपी में एक बार उतार लीजिए आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है सर? ओपनिंग स्टॉक, परचेस, लेस परचेस रिटर्न, ठीक है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, कार्टेज, गैस एंड फ्यूल, पावर, कोल एंड कोक, इंपोर्ट ड्यूटी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वेजेस, सब कुछ जो भी यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है उसको डेबिट में करने का, और सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न उसको तो भैया क्रेडिट में। फिर क्लोजिंग स्टॉक, फिर ग्रॉस लॉस। ठीक है, ट्रेडिंग क्लियर है? अब ट्रेडिंग क्लियर है तो आ जाओ अब पीएल में, पीएल में आ जाओ। अब क्या करेंगे सर? पीएल देखो, हेडिंग देखो, हेडिंग लिखिए, लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग सिखाए, उसके बाद पीएल सिखाएंगे। बाकी जब सम्स करने का बारी आएगा ना, सम्स में ना हम लोग कंबाइन ही करेंगे। सम्स में हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एक साथ ही बनाएंगे, एक साथ ही बनाएंगे, लेकिन यहां पे हम लोग अलग अलग बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या निकालते हैं? इट इज रिपेट, एस्टिमेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोगों को नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस निकालना होता है। अगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हो तो आप लोगों को क्या निकालना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोगों को बेटा अगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है तो हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से देखिए, ऊपर में लिखिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्मेट देखते हैं। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर्मेट आप बनाते हैं। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024, मान लीजिए ऐसा है डेट। और थोड़ा बड़ा वाला फॉर्मेट बनाइएगा, छोटा छोटा फॉर्मेट मत मत बनाइएगा, बहुत कुछ आएगा इसमें। अब देखिए जितना भी खर्चा है, जितना भी खर्चा है, जो जो भी खर्चा है, जो भी ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का जो भी खर्चा है, ऑफिस रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, जो भी खर्चा है, खर्चा को डेबिट करने का, खर्चा को डेबिट करने का। ठीक है, देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स, देखिए अमाउंट, फिर लिखिए पर्टिकुलर्स, फिर लिखिए अमाउंट। यहाँ पे क्या होगा? डीआर, यहाँ पे होगा सीआर। अब भाई सुन, जो भी खर्चा है, जो भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। जो भी खर्चा है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जो भी इनकम है उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। तो जो भी खर्चा होगा ना उसको डेबिट में डालना, जो भी इनकम होगा उसको क्रेडिट में डालना, सीधा सा बात है। सबसे पहले देख, सबसे पहले एक चीज, यहां पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, यहां पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो वो पीएल अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है डेबिट साइड में तो वो कैरी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड पीएल अकाउंट में हम लोग कर देंगे क्रेडिट साइड में। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो उसी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे, देखो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, वहां पे सीडी लिखे थे, यहाँ पे बीडी लिखेंगे। ठीक है, अगर ग्रॉस लॉस हुआ है तो उसको भी यहाँ पे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, टू ग्रॉस लॉस
पीडी। ठीक है, बात बात समझा? ये ग्रॉस लॉस को पीएल के डेबिट साइड में कैरी फॉरवर्ड करना है, ये ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल के क्रेडिट साइड में कैरी फॉरवर्ड करना है। ग्रॉस लॉस को डेबिट साइड में, ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में, ग्रॉस लॉस को डेबिट साइड में एंड ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या किए, सबसे पहला स्टेप भैया हम लोग किए, ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर दिए, या अगर ग्रॉस लॉस हुआ है तो उसको भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। दूसरा स्टेप, जितना भी खर्चा है, जितना भी क्या है, जितना भी खर्चा है, जितना भी खर्चा है उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे, जितना भी खर्चा है उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। खर्चा क्या क्या होता है भैया, क्या क्या खर्चा होता है? एक बॉस हो तुम, सुनो, एक बॉस हो, अपने स्टाफ को तुमको सैलरी देना पड़ता है, अपने स्टाफ को तुमको सैलरी देना पड़ता है, जहां पे तुम वो काम कर रहे हो उसका रेंट, रेट्स, टैक्सेस देना पड़ता है, पोस्टेज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, फिर टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट फीस, कितना सारा खर्चा तो है। लिखो खर्चा, खर्चा लिखो, खर्चा क्या देना पड़ता है, लिखो, टू सैलरीज, सबसे पहला खर्चा टू सैलरीज, दूसरा टू रेंट, रेट्स, टैक्सेस, टैक्सेस। ठीक है, फिर तीसरा टू पोस्टेज, पोस्टेज, प्रिंटिंग, फिर लिखो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये सब सब क्या खर्चा है, जितना भी खर्चा है उसको आप क्या करोगे, डेबिट में लिखोगे, जितना भी आपका खर्चा हो रहा है उसको आप क्या करोगे, डेबिट में लिखोगे। ठीक है, फिर टू टेलीफोन चार्जेस, टू टेलीफोन चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू ऑडिट फीस, टू ऑडिट फीस। ठीक है, टू सेल्समैन कमीशन, टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड, अगर डिस्काउंट अलाउ किए हो वो भी आता है खर्चा में। ठीक है, फिर देखो टू बैड डेट भी आता है, देखो टू बैड डेट, अगर बैड डेट हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट हुआ है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये भी आएगा। ठीक है, क्लियर है? फिर बैंक चार्जेस, फिर यहाँ पे बैंक चार्जेस भी आएगा। ये सब क्या खर्चा है, जो भी खर्चा है वो सब लिखोगे। टू डेप्रीशिएशन, अगर कोई भी असेट में डेप्रीशिएशन लग रहा है ना, वो डेप्रीशिएशन भी आता है। ठीक है, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। एक मिनट गाइस, ठीक है, टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये सब क्या है, ये सब खर्चा है। अच्छा, अगर कुछ भी खर्चा होता है उसको हम लोग पीएल में लिखेंगे सर, जैसे कि क्या क्या, सैलरीज, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, पोस्टेज, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, या वो टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट फीस, सेल्समैन कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैंक चार्जेस, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, जो भी खर्चा है, जो भी खर्चा है, जो भी ऑफिस रिलेटेड, या ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, या मेंटेनेंस रिलेटेड, या जो भी खर्चा है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। अच्छा, जो इनकम है, जो इनकम रिसीव हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। लिखिए, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, मान लीजिए डिस्काउंट रिसीव हुआ है, उसको हम लोग कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में। भैया डिस्काउंट अगर रिसीव हुआ है आपको कहां लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे, क्रेडिट में। बाय कमीशन रिसीव्ड, अगर मान लो कमीशन रिसीव हुआ, ये इनकम हुआ ना, इनकम, जो इनकम अगर हुआ क्रेडिट में, एक्सपेंस हुआ डेबिट में, एक्सपेंस हुआ डेबिट में, इनकम हुआ क्रेडिट में। एक्सपेंस कहां लिखोगे, डेबिट में, इनकम कहां लिखोगे, क्रेडिट में। एक्सपेंस लिखने का डेबिट में, इनकम लिखने का क्रेडिट में, सीधा सा बात है, सीधा सा। लिखो बाय नॉन ट्रेडिंग इनकम, कोई भी इनकम हो उसको आप क्रेडिट में लिखोगे। ये फॉर्मेट याद कर लेना, ये फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, तो इनकम अगर होता है तो उसको आप कहां पे लिखोगे, उसको आप क्रेडिट में लिखोगे। ये क्या इनकम, इनकम को कहां लिखोगे, क्रेडिट में। एक्सपेंस को कहां पे लिखोगे, डेबिट में। एक्सपेंस को डेबिट में, इनकम को क्रेडिट में, सीधा सा बात है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना पड़ेगा सर, अब लिखिए यहाँ पे, अगर नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हम लोग डेबिट में लिखते हैं, नेट लॉस हुआ वो क्रेडिट में लिखते हैं। नेट प्रॉफिट हम लोग लिखते हैं डेबिट में, नेट लॉस होता है तो हम लोग लिखते हैं क्रेडिट में। ठीक है, यहाँ पे लिखिए टू नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में लिखने का, अगर नेट लॉस हुआ तो वो क्रेडिट में लिखने का, बाई नेट लॉस। ठीक है, वापस एक टिप लिखिए यहाँ पे, ये तो क्लोज हो गया। बस पीएल अकाउंट इतना ही है। देखिए, सारा एक्सपेंस, जितना भी एक्सपेंस है,
सब डेबिट, जितना भी इनकम है सब क्रेडिट, एक्सपेंस को डेबिट, इनकम को क्रेडिट, ठीक है, क्लियर है। यहां पे लिखो इफ इफ डेबिट साइड ज्यादा है, इफ डेबिट साइड ज्यादा है देन नेट लॉस होगा। इफ क्रेडिट साइड ज्यादा है, इफ क्रेडिट साइड ज्यादा है देन नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए ना कि अगर मान लीजिए डेबिट बढ़ा है, डेबिट बढ़ा है, डेबिट का जो कैलकुलेशन है वो बड़ा निकला है, डेबिट का अमाउंट बड़ा निकला है मान लीजिए, फिर फिर क्या होगा, नेट लॉस होगा, फिर नेट लॉस होगा, ठीक है, क्लियर है। अगर मान लीजिए क्रेडिट बढ़ा है फिर नेट प्रॉफिट होगा, अगर क्रेडिट बढ़ा है फिर नेट प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट बढ़ा है फिर नेट लॉस होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा भैया ये नेट प्रॉफिट जो है ये ट्रांसफर कहाँ होता है, ये ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में जाके प्लस कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में जाके ट्रांसफर कर देते हैं। नेट प्रॉफिट क्या होगा भैया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसको हम लोग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट करते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट में जाके ऐड कर देने का, सोचने का नहीं ज्यादा, ऐड कर देने का, ठीक है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट सीख लिए, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या होता है, फिर पीएल अकाउंट सीख लिए, पीएल अकाउंट में क्या क्या होता है, उतारिए इसको फटाफट से, पीएल अकाउंट को उतारिए, पीएल अकाउंट को उतारो भाई, पॉज करके उतारो, ठीक है, पॉज करो उतारो। अब दोस्तों हम लोग बैलेंस शीट सीखेंगे, बैलेंस शीट क्या सीखेंगे, बैलेंस शीट, अब हम लोग बैलेंस शीट सीखेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए अब देखिए, हम क्या बोले तीन स्टेजेस में होता है, एक तो भैया ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पीएल अकाउंट, और तीसरा भैया तीसरा स्टेज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है। तो लिखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ना मैच होना पड़ता है, बैलेंस शीट में दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है असेट, एक होता है लाइबिलिटीज, ठीक है, एक होता है असेट, एक होता है लाइबिलिटीज, और ये बैलेंस शीट को ना हम लोग मैच कराते हैं, क्या कराते हैं, मैच कराते हैं, मतलब असेट और लाइबिलिटी मैच करना चाहिए तभी जाके आपका आंसर राइट होगा, एक साइड दूसरे साइड से मैच करना चाहिए तभी जाके आपका आंसर राइट होगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट हम लोग को मैच करवाना पड़ता है। तो क्या क्या लिखे भैया इसमें इसमें हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, जितना भी लाइबिलिटीज है ना उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, उसको उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और जितना भी असेट्स है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आइए एक एक करके लिखते हैं हम लोग फटाफट से। असेट्स में क्या क्या आएगा भैया, असेट्स में क्या क्या आएगा भैया बताइए, असेट्स में सबसे पहले पहले क्या आएगा, देखिए असेट्स में, असेट्स कौन कौन सा असेट्स होता है बताइए ना, असेट्स कौन, सबसे बड़ा वाला असेट कौन सा होता है, सबसे बड़ा वाला असेट आप लोगों को तो पता होगा ना, क्लास 11 12 में तो किए होंगे ना, सबसे बड़ा वाला असेट होता है दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग, सबसे बड़ा वाला असेट को पहले पहले लिखने का, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आता है प्लांट एंड मशीनरी, फिर प्लांट एंड मशीनरी, फिर क्या आता है भैया, फिर आता है फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सब क्या है, ये सब असेट्स है। फिर क्या आता है भैया, फिर आता है यहाँ पे आपका मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स, फिर आता है इन्वेस्टमेंट, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो ना तो इन्वेस्टमेंट भी आता है, ठीक है। फिर आता है आपका डेटर्स, अगर आपका सन्ड्री डेटर्स वेटर्स है तो वो भी आएगा, मतलब जिससे आप पैसा पाते हो, जिससे आप पैसा पाते हो, जिससे आप पैसा क्या पाते हो। फिर आता है स्टॉक, अगर कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अगर अगर कोई एक्सपेंसेस का खर्चा तुमने पहले ही दे दिया, अगर तुमने कोई एक्सपेंसेस का खर्चा तुमने पहले ही दे दिया तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आता है। बिल्स रिसेबल भी आता है, बिल्स रिसेबल, बीआर 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 भी आता है, ठीक है। और एक कैश इन हैंड, हाथ में पैसा है, हाथ में पैसा है, और कैसेट बैंक भी आता है, कैश इन हैंड और कैसेट बैंक भी, ठीक है, डन। तो असेट्स में क्या क्या आता है भैया, आपके पास अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सचर, मोटर व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, बीआर, कैश इन हैंड, कैसेट बैंक, ये सब सब आता है असेट्स में, सब 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 आता है असेट्स में, सब आता है असेट्स में। लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है भैया, लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज में सबसे पहला चीज आएगा कैपिटल, क्या आएगा बाबू, कैपिटल, कैपिटल, सबसे पहला चीज आएगा दोस्तों कैपिटल, ठीक है। कैपिटल के साथ हम लोग याद रखिएगा ऐड करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, कैपिटल के साथ हम लोग ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। लेस करते हैं ड्रॉइंग्स, कैपिटल के साथ हम लोग ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, लेस करते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है। और अगर कुछ लोन्स वगैरह रहा तो लोन्स भी लाइबिलिटीज में आता है, बिल्स पेबल रहा तो बिल्स पेबल भी लाइबिलिटीज में आता है, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटीज में आता है, ठीक है। अगर क्रेडिटर्स रहा तो क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटीज में आता है। तो ये सब सब लाइबिलिटीज में आ रहा है और ये सब सब असेट्स में आ रहा है, और इन दोनों को मैच करना पड़ता है, ये दोनों अगर मैच नहीं किया ना तो आपका आंसर गलत है,
बैलेंस शीट को ना हमेशा मैच करना पड़ता है, बैलेंस शीट हमेशा मैच कराना पड़ता है, मैच कराना पड़ता है, मैच कराते हो तो कराते हो बस, तो बस। देखिए क्या क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, मोटर व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, बीआर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब तो असेट है बाबू। फिर कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट को ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे आप लिखे थे ना, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। सर नेट लॉस हुआ तो नेट लॉस को लेस करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट को ऐड करोगे तो नेट लॉस को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, उल्टा उल्टा करो, ठीक है। फिर ड्राइंग्स को आपको लेस करना पड़ता है, ठीक है। लोन्स, बिल्स, पेबल, क्रेडिटर्स यहाँ पे आप लिखते हो और यहाँ पे आपका बैलेंस शीट भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग ने 3 पड़ाव खत्म कर लिए। हम लोग ने इधर के 3 पड़ाव खत्म कर लिए। सबसे पहले पहले हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट डन कर लिया। फिर हम लोग ने यहाँ पे पीएल अकाउंट डन किया। फिर हम लोग ने यहाँ पे बैलेंस शीट डन किया। अब ये जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का पूरा टोटल कल करेंगे। कल जो है, कल का सेशन जो है वो पूरा का पूरा एडजस्टमेंट का सेशन रहेगा और परसों से हम लोग सम स्टार्ट कर देंगे। मतलब फाइनल अकाउंट्स का सेशन जो है वो 5-6 क्लास हमारा लगेगा ही लगेगा, लगने ही वाला है। और कल के क्लास में हम लोग पूरा का पूरा एडजस्टमेंट करेंगे, जितना भी एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट को सीखेंगे। एडजस्टमेंट का पता है, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है, 2 इफेक्ट। मतलब एडजस्टमेंट ये बोलता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर सम्स रहा तो उसका तो एक ही इफेक्ट डालो, लेकिन जो कुछ भी एडजस्टमेंट है उसका 2 इफेक्ट डलता है, 2 इफेक्ट, मतलब 2 जगह बैठता है वो। अगर कोई चीज एडजस्टमेंट है तो उसका 2 इफेक्ट बैठता है, 2 जगह बैठता है वो। तो वही हम लोग कल सीखने वाले हैं, आराम से सीखने वाले हैं दोस्तों। चिंता चिंता मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे, उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज का क्लास यहीं तक। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट को रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आज का सेशन यहीं तक। और प्लीज एक कमेंट कर दीजिए, प्लीज एक कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, आज का सेशन यहीं तक। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो फाइनल अकाउंट्स के लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को तो याद ही होगा दोस्तों कि सेम 1 के फाइनल अकाउंट्स लेक्चर नंबर 1 में हमने ये बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट सीखा था। आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों का मेन पार्टी आ जाता है, मेन टास्क आ जाता है। आज दोस्तों हम लोगों को एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा। कितना एडजस्टमेंट्स होता है ना, उस एडजस्टमेंट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे कि आखिरकार फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट क्या होते हैं और एडजस्टमेंट क्या क्या होते हैं। मेन गेम एडजस्टमेंट का ही होता है दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट जानते हो लेकिन फिर भी आप एडजस्टमेंट नहीं जानते हो तो आपका फाइनल अकाउंट 0/सन्नाटा है। तो मेन गेम यही है, मेन लेक्चर यही है। तो दोस्तों ये लेक्चर को पूरा पूरा आराम से आप लोग देखिएगा। सारा एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट्स के A to Z एडजस्टमेंट के बारे में मैं आप सबको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा दोस्तों। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा क्या होता है, सब कुछ मैं बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। तो आज फाइनल अकाउंट्स का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि फाइनल अकाउंट्स में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि फाइनल अकाउंट्स में मैंने आपको अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट सिखा दिया है ना। आप लोग लिखते भी जाइए। मैंने आपको पीएल अकाउंट का फॉर्मेट सिखा दिया है, मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिखा दिया। ये तो सही है, लेकिन आपको पता है क्वेश्चन किस तरीके से दिया रहेगा, पता है क्वेश्चंस किस तरीके से दिया रहेगा। सीयू का जो सीयू के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इस सीयू का जो क्वेश्चंस रहता है उसमें क्या क्या दिया रहता है, आखिरकार क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा। क्वेश्चन में आप लोगों को एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस। और उस ट्रायल बैलेंस के अंदर बहुत सारे आइटम्स रहेंगे, बहुत सारे उस ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम्स रहेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों उस क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा, उस ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ एडजस्टमेंट आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिए रहेंगे लेकिन उस ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ एडजस्टमेंट भी दिया रहेगा आप लोगों को, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि ट्रायल बैलेंस के अंदर के जो आइटम्स है, ट्रायल बैलेंस के भीतर के जो आइटम्स है, आपको क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स और फिर एडजस्टमेंट भी दिया रहेगा। याद रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर के जो आइटम है उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, मतलब एक ही बार लिखेंगे उसको, उस चीज को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, या तो ट्रेडिंग में या तो पीएल में या तो बैलेंस शीट में। ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला जो आइटम्स रहता है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। लेकिन ये जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ये सबसे मेन मैटर करता है दोस्तों। ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है, 2 ठो इफेक्ट होता है, ठीक है। 2 इफेक्ट होता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला जितना भी आइटम रहेगा सिर्फ उसका एक ही इफेक्ट होगा, एक ही इफेक्ट होगा। लेकिन ये जो आप एडजस्टमेंट देख रहे हो ना, उसका 2 इफेक्ट होगा। या तो मान लो ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट, या तो मान लो पीएल अकाउंट बैलेंस शीट, ठीक है। उसका 2 जगह आपको एंट्री करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट का एंट्री 2 जगह होता है और ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला जो भी आइटम्स है उसका एंट्री सिर्फ एक ही जगह होता है, एक ही जगह होता है। लिख लीजिए एक बार, हिंदी में ही लिख लीजिए।
देखिए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला, ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला आइटम्स का एंट्री ओनली वन टाइम होगा, ओनली वन टाइम होगा। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला जो भी चीज दिया हुआ है, जो भी चीज दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, जो चीज भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है, उसका जो एंट्री है सिर्फ एक बार होगा, सिर्फ एक बार। ठीक है। और फिर लिखिए, और फिर लिखिए एडजस्टमेंट वाले आइटम्स, एडजस्टमेंट वाले आइटम्स का एंट्री ये टू टाइम होगा। मैंने क्या बोला सर? मैंने बोला कि आप बैलेंस शीट बनाते हो, आप ट्रायल बैलेंस, आप ट्रेडिंग अकाउंट, आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाओगे। आपने ये सब हमसे सीख लिया। मैंने बोला कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा एक ट्रायल बैलेंस प्लस कुछ एडजस्टमेंट। मैंने बोला ट्रायल बैलेंस जो गिवन रहेगा ना, उसका एंट्री सिर्फ एक ही बार होगा, उसका एक ही इफेक्ट होगा, वन इफेक्ट होगा उसका। ट्रायल बैलेंस के अंदर में जो भी चीज रहते हैं उसका एक ही इफेक्ट होगा। और जो भी एडजस्टमेंट दिया हुआ रहेगा, जो भी एडजस्टमेंट दिया हुआ रहेगा, उसका दो इफेक्ट होगा बाबा, दो इफेक्ट होगा, दो ठो इफेक्ट होगा, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला आइटम का सिर्फ एक इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है? तो आज हम लोग वही एडजस्टमेंट्स पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग करीब करीब आप लोगों को दोस्तों 15 एडजस्टमेंट कराएंगे। आज हम लोग वही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पे बात करने वाले हैं कि कहां कहां दो ठो एंट्री पास करना है। भैया आपने ये बता दिया, ये तो बता दिया भैया कि एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, लेकिन कौन कौन से जगह, किस किस जगह दो इफेक्ट देना है, आखिरकार वो दो इफेक्ट कहां कहां देना है भैया, ये तो बताओ। वो दो इफेक्ट ट्रेडिंग में देना है कि बैलेंस शीट में देना है, पीएल में देना है, बैलेंस शीट में देना, कहां कहां वो दो इफेक्ट देना है। जैसे कि आप लोगों को पता है बेटा, एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होता है? एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। तो बात करेंगे कि ये जो एडजस्टमेंट है उसका इफेक्ट कहां कहां जाएगा, पीएल में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, कहां कहां जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का। किसके बारे में बात करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का बात करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आप कहां पे लिखते हो? क्लोजिंग स्टॉक भैया हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। इतना तो आप लोग को पता है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहे, सुनो, फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में जब भी क्लोजिंग स्टॉक दिया रहे, उसका दो इफेक्ट होता है, उसका दो इफेक्ट होता है। कहां कहां? सबसे फर्स्ट इफेक्ट लिखो, फर्स्ट इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट आपको क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट आपको देना पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक इज सोन ऑन द असेट साइड, ऑन द असेट साइड, बैलेंस शीट। सबसे पहला इफेक्ट आप असेट साइड में जाके लिख देना। क्लोजिंग स्टॉक का सबसे पहला इफेक्ट जो होगा, मैं क्या बोला, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, और क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहला एडजस्टमेंट ही होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का सबसे पहला इफेक्ट कि आप असेट साइड में बैलेंस शीट में जाके लिख देना, चुप्पे चापे लिख देना बस। और दूसरा इफेक्ट लिखो, सेकंड इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक का? सेकंड इफेक्ट होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है। तो अगर आप लोगों को एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिखे, माय डियर दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिखे तो दो इफेक्ट देना है, क्योंकि एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। सर जी पहला इफेक्ट, अब पहला इफेक्ट आप क्लोजिंग स्टॉक इज सोन ऑन द असेट साइड बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे होता है? क्लोजिंग स्टॉक असेट साइड में हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहां पे एक बना के मैं दिखा भी देता हूं आप लोग। चलिए आइए, चलिए, ये क्या है? ये आपका मान लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट है, और ये मान लीजिए बैलेंस शीट है। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग को सबसे पहले पहले लिखना पड़ता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। उस दिन आपको सिखाया था ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। सबसे पहला वाला एंट्री तो ये हो गया, सबसे फर्स्ट वाला एंट्री तो ये हो गया। और दूसरा इफेक्ट भी देना है। दूसरा इफेक्ट कहां पे देना है दोस्तों? ये लाइबिलिटी से ये असेट है। ये दूसरा इफेक्ट जो होगा यहां पे होगा, ऐसे क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट में जाके असेट साइड में जाके क्लोजिंग स्टॉक लिख देने का। तो इसके दो इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट ये वाला, एक इफेक्ट ये वाला। ये फर्स्ट वाला इफेक्ट, ये दूसरा वाला इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए, तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होंगे, एक तो भैया ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा, एक असेट साइड में जाएगा। ठीक है भैया, सीख गए। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में। अब दूसरा
इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब जो एक्सपेंस बाकी है, जो खर्चा तुमने चुकाया नहीं है, जो खर्चा तुमने चुकाया नहीं है, जो खर्चा अभी भी बाकी है, पिछले साल का खर्चा जो अभी चुकाया नहीं है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बहुत सारे फॉर्म में दे सकते हैं, या तो बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, या बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज, या बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। ये सब आपका एडजस्टमेंट, कॉमन कॉमन एडजस्टमेंट है, देखिए जरा ध्यान से। तो आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट होगा एड टू द रेलेवेंट एक्सपेंस इन पीएल, एड टू द रेलेवेंट एक्सपेंस इन पीएल, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट हम लोग उसको लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, दूसरा इफेक्ट हम लोग लिखते हैं लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट, ठीक है। एग्जांपल देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मान लीजिए आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो ट्रेडिंग में जाके भाई वेजेस के साथ ऐड कर देना। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, तो पीएल में जाके वो सैलरी के साथ ऐड कर देना। आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो उस रेंट के साथ आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड कर देना, उस रेलेवेंट एक्सपेंस के साथ आपको ऐड करना है। फर्स्ट इफेक्ट, ऐड टू द रेलेवेंट एक्सपेंस इन पीएल। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ है, वेजेस हुआ है, सैलरी हुआ है, रेंट हुआ है, तो फर्स्ट इफेक्ट आपको देना ऐड टू द रेलेवेंट एक्सपेंस इन पीएल। पीएल में जाके उस सेम खर्चे के साथ ऐड कर देना। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी के साथ ऐड करो, आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट के साथ ऐड कर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के साथ ऐड कर, आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस के साथ ऐड कर। वो रेलेवेंट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्टली जाके लिख दे पीएल में, कुछ तो कर। तो सबसे पहला इफेक्ट होता है ऐड टू द रेलेवेंट एक्सपेंस इन पीएल, और दूसरा इफेक्ट होता है लाइबिलिटी साइड, यानी कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाके लिख दे, क्योंकि लाइबिलिटी होती है। अगर तूने पे नहीं किया, अगर तूने कोई खर्चा पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, ये क्या है? तेरा लाइबिलिटी है ना। बिल्कुल, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इसका भी सर एग्जांपल दिखा दो एक। ये है मेरा, मान लो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ये क्या है? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। मान ले कि सैलरी है मेरा, सैलरी है 1,000 का, ठीक है। अब मेरे को एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपका 500 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी के साथ क्या करना पड़ेगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी सर ऐड करना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। कितने का है? 500 का है, इसको हम लोग ऐड करते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में तो सर भैया यही करना है, यही करना है, यही करना है। अच्छा, दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। ये आपका लाइबिलिटी साइड है, ये आपका असेट साइड है। तो लाइबिलिटीज में जाके हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 का, ठीक है। तो एक इफेक्ट, सबसे पहला वाला इफेक्ट तो ये वाला हो गया हमारा, और दूसरा वाला इफेक्ट हमारा ये वाला हो गया। पहले पहले आपको पीएल में जाके उस रेलेवेंट एक्सपेंस के साथ ऐड करना है। सबसे पहला इफेक्ट ऐड टू द रेलेवेंट एक्सपेंस इन पीएल, और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में जाके लिख देना है, लाइबिलिटी साइड में जाके लिख देना है। फिर तीसरा एडजस्टमेंट देखिए, फिर तीसरा एडजस्टमेंट हो जाता है प्रीपेड। अगर कोई एक्सपेंस को आप पहले पहले पे कर दियो, ये आपका असेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस को पहले पहले पे कर दिया, मान लीजिए प्रीपेड सैलरीज है, या प्रीपेड रेंट है, या प्रीपेड वेजेस है, कोई भी चीज को आप पहले पहले पे कर दिए हो, तो इसका भी दो इफेक्ट होता है, इसका भी दो इफेक्ट होता है। सबसे पहले पीएल में जाके उस रेलेवेंट एक्सपेंस के साथ लेस करना है, ऐड नहीं करना है, लेस करना है। जैसे मान लीजिए इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग ऐड किए थे ना, ऐड किए थे ना, अगर प्रीपेड रहेगा तो प्रीपेड हम लोग लेस करेंगे। अगर कोई सैलरी पहले से पे कर दिया है, उसको हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। प्रीपेड अगर कुछ है तो उसको हम लोग लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग अगर ऐड किए हैं तो प्रीपेड हम लोग लेस करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग जाके असेट साइड में लिख देंगे, प्रीपेड सैलरीज। समझ में आ रहा है आप लोग? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है बाबू? प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ना, वो आपका असेट है। तो इसका भी दो इफेक्ट होता है भैया, क्या क्या? फर्स्ट इफेक्ट कि सबसे पहले रेड्यूस, देखिए रेड्यूस, सबसे पहले लेस करना है वो रेलेवेंट एक्सपेंस, रेड्यूस फ्रॉम द रेलेवेंट एक्सपेंस इन पीएल, रेड्यूस फ्रॉम द रेलेवेंट एक्सपेंस इन पीएल। उस रेलेवेंट एक्सपेंस के साथ, मतलब सैलरीज के साथ, वेजेस के साथ, रेंट के साथ, जिसका भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसके साथ पहले रेड्यूस करो। और दूसरा इफेक्ट भैया, दूसरा इफेक्ट क्या है? दूसरा इफेक्ट, तो फर्स्ट इफेक्ट जब कंप्लीट हो जाए तो सेकंड इफेक्ट उसका है कि असेट साइड में उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। कहां पे रिकॉर्ड करते हैं?
उसको रिकॉर्ड करते हैं असेट साइड, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस का भी हो गया हमारा, प्रीपेड एक्सपेंस का भी हो गया। अब आइए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात करते हैं अक्रूड इनकम। व्हाट सर अक्रूड इनकम? मतलब इनकम कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं किया, इनकम कमा लिया रिसीव नहीं किया, इनकम हमको दिया नहीं है अभी तक। अरे भाई इनकम कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं किया, अक्रूड इनकम। नेक्स्ट लिखिए आप लोग फटाफट से, जल्दी लिखिए, अक्रूड इनकम। अगर बेटा आपका अक्रूड इनकम है कुछ, मतलब इनकम ऐसा कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, देखिए इनकम नॉट रिसीव्ड येट, नॉट रिसीव्ड येट, तो उसका भी दो इफेक्ट होगा, उसका भी दो इफेक्ट होगा। सबसे पहले तो पीएल में इनकम, इनकम में जाके ऐड कर देना। पीएल में इनकम कहां रिकॉर्ड करते हो? क्रेडिट साइड में। पीएल के क्रेडिट साइड में उस रेलेवेंट इनकम के साथ आपको ऐड करना है, ठीक है। देखिए ऐड टू द रेलेवेंट इनकम इन पीएल, ऐड टू द रेलेवेंट इनकम इन पीएल। और दूसरा, और दूसरा असेट साइड में लिखना है, उसको असेट साइड में लिखना है, क्योंकि ये आपका असेट साइड है, असेट साइड इन बैलेंस शीट। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं इसका भी, देखिए एग्जाम्पल आपको देता हूं। देखिए ये आपका मान लीजिए पीएल है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए पीएल है, और ये आपका मान लीजिए बैलेंस शीट है। ठीक, पीएल में इनकम लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। मान लीजिए कमीशन रिसीव्ड लिखा हुआ है, कमीशन रिसीव्ड लिखा हुआ है, ये हमको दिया हुआ है यहाँ पे 500, ठीक है। इसके साथ हमको ऐड कर देना है इनकम नॉट रिसीव्ड, कमीशन नॉट रिसीव्ड। अगर मान लीजिए कोई इनकम आपको रिसीव नहीं हुआ है तो सबसे पहला इफेक्ट पीएल में डालना है। तो कमीशन रिसीव 500 दिया हुआ है, इसमें ऐड कर दीजिए कमीशन नॉट रिसीव्ड, 100 रुपए का कमीशन जो रिसीव नहीं हुआ है उसको भी आप ऐड कर दो, ठीक है। तो सबसे पहला तो आप समझ गए। और बैलेंस शीट में इसको असेट साइड में लिखना है। असेट साइड कौन सा है? यहाँ पे कमीशन रिसीवेबल, ऐसे करके लिख देना कमीशन रिसीवेबल, ठीक है। कितने का था? 100 का था ना, 100 का था ना, लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब इनकम नॉट रिसीव्ड येट, जो इनकम अभी अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं अक्रूड इनकम। तो सबसे पहले उस रेलेवेंट इनकम के साथ पीएल में जाके ऐड करो, असेट साइड में जाके लिख दो, ठीक है। तो एडजस्टमेंट का आप देख रहे हो ना, दो एडजस्टमेंट्स, मतलब उसका दो इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। फिर लिखो, फिर पांचवा में लिखो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई भी इनकम अगर आपको एडवांस में रिसीव हो गई है लेकिन आपने काम नहीं किया, आपने मेरे प्रो बैच का फीस एडवांस में दे दिया बेटा, आपने मेरे को प्रो बैच का फीस 1099 एडवांस में दे दिया, क्या मैंने सिलेबस कंप्लीट कराया आपने? नहीं, तो ये मेरा लाइबिलिटी है, इट इज माय लाइबिलिटी कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा के दो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अभिषेक सर ने भैया पहले ही 1099 लेके बैठ गए हैं, अब सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, ये मेरा लाइबिलिटी है, ये मेरा लाइबिलिटी है। तो अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस दिखे आपको एडजस्टमेंट में, तो उसका कितना इफेक्ट देना है? सबसे पहले तो भैया reduce it from the reduce it from the relevant income in trading and PL account। सबसे पहले उस इनकम के साथ आप उसको रेड्यूस करो, उस इनकम के साथ आप उसको रेड्यूस करो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है ना, तो उस इनकम के साथ आप रेड्यूस करो उसको, ठीक है। मान लो कि कमीशन कमीशन रिसीव 500 था, मान लो ये इसी का एग्जांपल लेते हैं कि कमीशन रिसीव 500 था। मान लो कि 100 का कमीशन आपने पहले से ही रिसीव कर लिया, 100 का कमीशन आपने पहले से ही रिसीव कर लिया, तो इसको लेस करना पड़ता है, लेस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। मान लो कि 100 का कमीशन आपने पहले से ही रिसीव कर लिया, तो इसको हम लोग को लेस करना पड़ता है, ठीक है। और इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाता है? इसका सेकंड इफेक्ट जाता है लाइबिलिटी साइड में, ऐसे लिखते हो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, लाइबिलिटी साइड में जाता है। तो मैंने क्या बोला है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस रहेगा तो सबसे पहले रिड्यूस इट फ्रॉम द रेलेवेंट इनकम इन ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। सबसे पहले उसको रिड्यूस करो, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में वो रेलेवेंट इनकम को खोजो, उस इनकम को खोजो, उसके साथ माइनस करो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और दूसरा, रिकॉर्ड इट एज एन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में जाके रिकॉर्ड कर दो, लाइबिलिटीज में जाके रिकॉर्ड कर दो, बस बात खत्म। लाइबिलिटी में जाके रिकॉर्ड कर दो, लाइबिलिटी में जाके रिकॉर्ड कर दो, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 6 लिखिए,
6 लिखिए म्यूचुअल इंडेटनेस। म्यूचुअल इंडेटनेस, म्यूचुअल इंडेटनेस का मतलब होता है कि डेटर से मैं भी पैसा पाता हूं, मतलब मैंने जिसको पैसा दिया है उससे मैं भी पैसा पाता हूं और वो भी मेरे से पैसा पाता है। मतलब मैं भी तुमसे पैसा पा रहा हूं। मान लो कि एक अनिल है, सुनो, मैं वो अभिषेक और ये है अनिल। इसमें क्या होता है बाबू, इसमें क्या होता है कि अभिषेक अनिल से पैसा पाता है कितना, 5,000। अनिल भी अभिषेक से पैसा पाता है 5,000। अभिषेक अनिल से पैसा पाता है 5,000 और अनिल भी अभिषेक से पैसा पाता है 5,000। इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को हम लोग म्यूचुअल इंडेटनेस बोलते हैं। इंडेटनेस, म्यूचुअल इंडेटनेस, म्यूचुअल इंडेटनेस। तो अगर म्यूचुअल इंडेटनेस वाला एक एडजस्टमेंट आ जाए तो क्या करना है? सबसे पहला, reduce it from sundry debtors, फिर reduce the same amount from sundry creditors। इसका माने हो गया दोस्तों कि मान लीजिए मैं अभिषेक हूं और मेरे से अनिल 5,000 रुपया पाता है, मैं अनिल को 5,000 रुपया दूंगा, मतलब मैं हूं अनिल का क्रेडिटर और अनिल से भी मैं 5,000 पाता हूं, तो अनिल मेरा डेटर है। मैं हूं अनिल का क्रेडिटर और अनिल मेरा डेटर है, मतलब उससे भी मैं 5,000 पाता हूं, वो भी मेरे को 5,000 देगा। तो इसको सेटल कर लो ना, म्यूचुअल इंडेटनेस बोलते हैं इसको, सेटल कर लीजिए ना, इसको सेटल कर लीजिए ना। जब आप भी उससे 5,000 पाते हो, वो भी आपको 5,000 देगा, तो बैलेंस शीट में सेटल कर दो ना। कैसे सेटल किया जाता है? सबसे पहले डेटर से रिड्यूस करो, फिर उसी सेम अमाउंट को क्रेडिटर से भी रिड्यूस करो। सबसे पहले आप 5,000 को डेटर से रिड्यूस करो, उसी सेम अमाउंट को क्रेडिटर से भी रिड्यूस करो। कैसे करके करेंगे भैया, एक बार दिखा दीजिए ना। देखिए, ये आपका बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स, ये आपका दिया हुआ है 17,000, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, ये आपका ये आपका दिया हुआ है 22,000। कितने का था म्यूचुअल इंडेटनेस भैया? 5,000 का। कितने का था? 5,000 का। कितने का था? 5,000 का। तो लेस कर दीजिए म्यूचुअल इंडेटनेस 5,000। इधर भी लेस कर दीजिए म्यूचुअल इंडेटनेस, मतलब वही सेम अमाउंट आप डेटर से भी लेस कर दो, वही सेम अमाउंट आप क्रेडिटर से भी लेस कर दो, वही सेम अमाउंट आप डेटर से भी लेस कर दो, वही सेम अमाउंट आप क्रेडिटर से भी लेस कर दो। 5,000 5,000 5,000 5,000 लेस कर दो, बस 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 बात खत्म, लेस कर दो। कितना बचा इधर? सर इधर आपका बचा 12,000, इधर आपका बचा 17,000। तो म्यूचुअल इंडेटनेस का वही है कि वही सेम अमाउंट आप डेटर से लेस कर दो, वही सेम अमाउंट आप क्रेडिटर से लेस कर दो। अच्छा मान लीजिए भैया कि वो मेरे से पाता है 5,000, लेकिन मैं उसको दूंगा बस 3,000, ऐसा अगर कुछ ट्रांजेक्शन है। मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ, सुनिए, मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ, अनिल अनिल से मैं पाता हूँ, अनिल से मैं पाता हूँ 5,000, ठीक है, लेकिन अनिल मेरे से 10,000 लेगा, ऐसा वाला सिचुएशन है। तो जो सबसे छोटा वाला अमाउंट रहेगा ना, उस सिचुएशन में जो सबसे छोटा वाला अमाउंट रहेगा ना, उसी को म्यूचुअल इंडेटनेस में हम लोग घटा देंगे। जो सबसे छोटा वाला अमाउंट रहेगा, छोटा वाला अमाउंट कौन सा है? 5,000, उसी को हम लोग डेटर और क्रेडिटर से घटा देंगे, ठीक है। वापस एक सिचुएशन, अनिल मुझसे पाता है 5,000, अनिल बोला कि 5,000 मेरे को कब लौटाएगा, लेकिन अनिल को देना है 10,000। तो उस सिचुएशन में जो सबसे छोटा रहेगा, जो सबसे छोटा वाला रहेगा, उसी को आप दोनों जगह घटा देना। सिंपल सा बात है, अगर म्यूचुअल इंडेटनेस वाला केस आया तो सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर से सेम सेम अमाउंट घटा देना, सेम सेम अमाउंट घटा देना, ठीक है, सेम अमाउंट घटा देना, जो सबसे स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वाला वैल्यू, स्मॉलर वाला जो अमाउंट हो ना, उसको आप घटा देना सन्ड्री, ठीक है, क्रेडिटर से और डेटर से, ठीक है। क्लियर है सर? फिर लिखिए नेक्स्ट, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन को हम लोग पीएल में दिखाते हैं, सोन एज एन एक्सपेंस इन पीएल। डेप्रीशिएशन को सबसे पहला वाला जो इफेक्ट है वो हम लोग पीएल में दिखाते हैं, डेप्रीशिएशन को हम लोग पीएल के एक्सपेंस में दिखाते हैं। ये फर्स्ट इफेक्ट है डेप्रीशिएशन का, ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट। डेप्रीशिएशन का फर्स्ट इफेक्ट क्या है कि उसको पीएल में दिखाया जाता है एक्सपेंस के रूप में। फिर सेकंड इफेक्ट, उसको असेट के साथ रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूस फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव, रिड्यूस फ्रॉम रेस्पेक्टिव
फिक्स्ड असेट, रिड्यूस फ्रॉम रेस्पेक्टिव फिक्स्ड असेट इन बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट। यहाँ पे ये बोला गया है कि मान लीजिए डिप्रीशिएशन है, तो सबसे पहले तो भैया यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एनपीएल अकाउंट। ट्रेडिंग एनपीएल अकाउंट में हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, टू डिप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, उसको जस्ट हम लोग पीएल में जाके रिकॉर्ड कर देते हैं। डेप्रीशिएशन को हम लोग पीएल में जाके जस्ट रिकॉर्ड कर देते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट इफेक्ट, ये तो हो गया फर्स्ट इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट है कि पीएल में जाके रिकॉर्ड कर दो, पीएल में जाके एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर दो, उसको पीएल में जाके एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर दो। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के असेट साइड में ऐसे करके लिखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, 1 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है, ऐड करो डिप्रीशिएशन, लेस करो डिप्रीशिएशन, सॉरी। तो बैलेंस शीट में क्या करते हैं, लेस करते हैं डिप्रीशिएशन। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का डिप्रीशिएशन यहाँ पे इसका सेकंड इफेक्ट होगा, यहाँ पे इसका सेकंड इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी है, तो डिप्रीशिएशन को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो पहले पहले पीएल अकाउंट के एक्सपेंस साइड में जाके हम लोग लिख देंगे, ऐसे ही एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। और फिर हम लोग असेट साइड में जाके लिखते हैं, असेट साइड में हम लोग लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग लेस डिप्रीशिएशन, प्लांट एंड मशीनरी लेस डिप्रीशिएशन, मोटर व्हीकल लेस डिप्रीशिएशन, ठीक है। इसका दो इफेक्ट होता है, इसका दो इफेक्ट होता है। अच्छा, आगे आगे बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपके क्वेश्चन में बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा गया, फिर क्या करने का। अगर आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट पूछा गया, तो सबसे पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इन पीएल एज एन एक्सपेंस। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है ना, तो पीएल में पहले रिकॉर्ड कर दो एज एन एक्सपेंस, पीएल में जाके आप रिकॉर्ड कर दो, सबसे पहले पहले आप पीएल में जाके रिकॉर्ड कर दो। और दूसरा सेकंड इफेक्ट, एड टू द, एड टू द कैपिटल इन बैलेंस शीट, एड टू द कैपिटल इन बैलेंस शीट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पूछा गया है, तो पीएल में जाके आप पहले ऐसे ही पीएल में जाके लिख दो। जैसे मान लीजिए ये पीएल है, ये पीएल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले रिकॉर्ड कर दो पीएल में। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप कैपिटल रहेगा बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में कैपिटल रहेगा, उसके साथ आप ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये दो चीज होता है, सबसे पहले पीएल के आप डेबिट साइड में लिख दो, उसके बाद बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल रहता है उसके साथ आप ऐड कर दो, उसके साथ आप ऐड कर दो, ठीक है, उसके साथ आप ऐड कर दो। फिर अगर इस तरीके से देखिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड्स ये डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, अगर ये वाला एडजस्टमेंट देखिए कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, अगर आपको ये वाला एडजस्टमेंट दिखे, तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको लेस करना है परचेज से, फर्स्ट इफेक्ट। अगर मान लीजिए कोई गुड्स है, उसको आप सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो फिर क्या करना है, फर्स्ट इफेक्ट, लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम परचेज, परचेज से आपको लेस करना है। सबसे पहला इफेक्ट दोस्तों, परचेज से आपको लेस करना है, परचेज से आपको लेस करना है। और दूसरा इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट, रिकॉर्ड इट इन पीएल। सबसे पहले परचेज से जाके लेस करो, उसके बाद उसको पीएल में जाके रिकॉर्ड कर दो। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल हुआ, मान लो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ, उसको भी ऐसे ही करके ये करते हो, ठीक है। सैंपल हुआ या एडवर्टाइजमेंट हुआ, ये सब अगर दिया हुआ है, तो फर्स्ट इफेक्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट इफेक्ट आपको परचेज से लेस करना है, परचेज से लेस करो, ट्रेडिंग के परचेज से जाके लेस करो, और सेकंड इफेक्ट उसको पीएल में जाके रिकॉर्ड करो। तो फॉर एग्जांपल देखिए, ये है ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज से मैंने क्या किया, परचेज से लेस किया गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। तो पहले परचेज से आप लेस करो, ठीक है। फिर दूसरा इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट आपको पीएल में जाके ऐसे ही लिख देना है, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, ठीक है। तो इसका भी दो इफेक्ट होगा, इसका भी दो इफेक्ट होगा, फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम परचेज, सेकंड इफेक्ट रिकॉर्डेड इन पीएल, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं अगर गुड्स इन ट्रांजिट हो, गुड्स इन ट्रांजिट मतलब गुड्स रास्ता में है, गुड्स रास्ता में, फिर क्या करना है। गुड्स इन ट्रांजिट है, अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है गुड्स इन ट्रांजिट, फिर क्या करना है,
तो गुड्स इन ट्रांजिट दिया हुआ है, तो फर्स्ट इफेक्ट जो हुआ इसका, फर्स्ट इफेक्ट हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लेंगे, इसको हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लेंगे, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट हम लोग असेट साइड में लेंगे, ठीक है, असेट साइड में लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। गुड्स इन ट्रांजिट, फर्स्ट इफेक्ट हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लेंगे, दूसरा इफेक्ट हम लोग असेट साइड में लेंगे, ठीक है। दूसरा इफेक्ट हम लोग बैलेंस शीट के असेट साइड में लेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर मान लीजिए मैनेजर्स कमीशन दिया हो, मैनेजर्स कमीशन क्या दिया हो, मैनेजर्स कमीशन। अब देखिए, अब ये टफ टफ एडजस्टमेंट पे आ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में अगर आपको मैनेजर्स कमीशन दिया हो, याद रखिएगा, अगर बिफोर दिया हो, बिफोर चार्जिंग दिया हो, अगर मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग होता है तो उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाय 100 इंटू रेट, ठीक है। अगर बिफोर चार्जिंग है तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाय 100 इंटू रेट। अगर मान लीजिए आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग, अगर आफ्टर चार्जिंग है तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाय 100 प्लस रेट इंटू रेट, ऐसे होता है, ठीक है। मान लीजिए कि मैनेजर कमीशन दिया हुआ है, मैनेजर कमीशन दिया हुआ है, मान लीजिए ये 10%, ठीक है, मैनेजर कमीशन आपका 10% दिया हुआ है। तो बिफोर चार्जिंग का कैसा फॉर्मूला रहेगा, बिफोर चार्जिंग का, बिफोर चार्जिंग का कैसा फॉर्मूला रहेगा। और मान लीजिए नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ 1 लाख, नेट नेट प्रॉफिट दिया हुआ 1 लाख। बिफोर चार्जिंग का क्या फॉर्मूला रहेगा, बिफोर चार्जिंग अगर रहेगा तो हम लोग नेट प्रॉफिट कितना लेंगे, 1 लाख, 1 लाख ये डिवाइड बाय 100 इंटू 10% कीजिए, इंटू 10, तो 1 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 10, तो आपका आएगा 10,000, आपका आएगा 10,000, ठीक है। सिंपल सा बात है। ये देखिए, ये एग्जांपल है, मैनेजर का कमीशन दिया हुआ है 10%, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख। तो बिफोर चार्जिंग अगर आप निकालोगे तो 1 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 10%, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग अगर निकालोगे, अगर आफ्टर चार्जिंग निकालना रहे तो आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया है, देखिए ना, आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया है, नेट प्रॉफिट ये डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इंटू रेट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 1 लाख, ये ये डिवाइड बाय 100, रेट कितना है 10 इंटू रेट, ऐसे करके होगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला कि 1 लाख डिवाइड बाय 110 इंटू 10, इस तरीके से आफ्टर चार्जिंग का कैलकुलेशन निकलता है। मैनेजर कमीशन दो टाइप का होता है, एक बिफोर चार्जिंग, एक आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 इंटू रेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आफ्टर चार्जिंग बोला है तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इंटू रेट करो, ठीक है। क्या निकले, 1 लाख डिवाइड बाई 110 तो 10, 9090, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो मैनेजर कमीशन अगर दिया हुआ रहे, मैनेजर कमीशन अगर दिया हुआ रहे, बिफोर चार्जिंग दिया हुआ रहे या आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ रहे, कुछ भी दिया रहे, तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा, इसका इसका इफेक्ट क्या रहेगा, देखो फर्स्ट इफेक्ट, मैनेजर का कमीशन का फर्स्ट इफेक्ट हम लोग कहां पे लिखते हैं, सोन इन पीएल अकाउंट। हम लोग सबसे पहले उसको पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, पीएल अकाउंट में जस्ट एक्सपेंस की तरह दिखा दो, पीएल अकाउंट में जस्ट एक्सपेंस की तरह दिखा दो, मैनेजर का कमीशन जस्ट एक्सपेंस की तरह पीएल अकाउंट में आप दिखा दो, ठीक है। एंड सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, इतना इतना तो हो गया हमारा, मैनेजर मैनेजर कमीशन भी हो गया। अब आगे, अब बात करते हैं लॉस ऑफ गुड्स अनइंश्योर्ड, मतलब अगर मान लीजिए कुछ ऐसा गुड्स का लॉस हो गया जिसका इंश्योरेंस नहीं करवाया था, जिसका इंश्योरेंस नहीं करवाया था, कुछ ऐसा गुड्स का लॉस हो गया जिसका इंश्योरेंस आप करवाए ही नहीं थे, तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहला इफेक्ट, reduce the loss from purchase, reduce the loss from purchase in trading account। सबसे पहला इफेक्ट होगा कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से परचेज से वो लॉस को रिड्यूस करो, फर्स्ट इफेक्ट यही होगा। फर्स्ट इफेक्ट होगा कि वो लॉस को आप रिड्यूस करो ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट क्या होगा सर, असेट साइड लिखेंगे, असेट साइड,
तो बेसिकली यही है पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट्स का लेक्चर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज हम लोग इतना तक ही करने वाले हैं, आज हम लोग इतना तक ही करने वाले हैं दोस्तों। और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में और एडजस्टमेंट हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और एडजस्टमेंट बाकी है, बैड डेट, फर्दर बैड डेट, ये सब सब अगले क्लास में हम लोग करने वाले हैं। उसके अगले क्लास से हम लोग सम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये सब पढ़ के आइएगा, ये सब याद करके आइएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक है। तो बेसिकली ये सब पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। आपको पहले याद करना पड़ेगा, ये सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके आप रॉक कर सकते हो एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे सेमेस्टर वन वालों, कैसे हो आप सब। दोस्तों फाइनल अकाउंट्स के लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत सारे एडजस्टमेंट कर लिए थे। फाइनल अकाउंट्स के जितने भी एडजस्टमेंट थे, सारे के सारे एडजस्टमेंट हमने कवर कर लिए थे, सिवाय एक के। सिवाय एक के जो एडजस्टमेंट आपको सबसे ज्यादा टफ लगता है दोस्तों, आज तक आप बैड डेट क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, इसका मतलब ही आप नहीं समझ पाए हो। आज मैं आप सबको इसी का प्रॉपर एडजस्टमेंट करके दिखाने वाला हूं कि इसका असल में फाइनल अकाउंट्स में क्या एडजस्टमेंट होगा। अगर बैड डेट का, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एंट्री अगर आ गया, तो इसका क्या एडजस्टमेंट होगा, इसका क्या एडजस्टमेंट होगा, ये हम लेक्चर नंबर 3 में करने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 4 से दोस्तों, लेक्चर नंबर 4 से हम लोग फाइनल अकाउंट्स के सम्स करेंगे दोस्तों। आज हमारा लास्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला वीडियो है। इसके बाद लेक्चर नंबर 4 से हम लोग फाइनल अकाउंट्स के सम्स करेंगे। लेकिन आज आपको मैं समझाना चाहता हूं बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आखिरकार क्या होता है, आखिरकार क्या ये बैड डेट है, आखिरकार क्या ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। इसका मतलब मैं आपको प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से अच्छा एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आज का जो लेक्चर का स्टार्टिंग है हमारा, आज का लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि बैड डेट क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं फाइनल अकाउंट्स में, कहां कहां एंट्री करते हैं बैड डेट का, फर्दर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सब क्या है, इसका पूरा का पूरा एंट्री आज हम लोग सीखेंगे, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल से मैं शुरुआत करता हूं। जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग सुनते जाओ, लिखते भी जाओ, सुनते जाओ, लिखते भी जाओ। ठीक है, सुनो एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम बैड डेट का कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर में लिख दो कंसेप्ट ऑफ बैड डेट। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि बैड डेट क्या होता है, बैड डेट क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, आप लोग प्लीज लिख भी सकते हो इसको, आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि मैं हूं अभिषेक, मिस्टर अभिषेक, मेरा नाम है मिस्टर अभिषेक। मेरा एक शॉप है, क्या है बाबू, एक शॉप है, एक दुकान है, मैं एक छोटा मोटा दुकान चलाता हूं। मैं अब टीचर का धंधा छोड़ दिया हूं, मैं अब टीचिंग वीचिंग नहीं करता, मैं टीचिंग नहीं करता। मान लो कि मेरा एक शॉप है, क्या है बाबू, शॉप। मैंने एक दुकान खोल लिया जहां पे मैं ग्रोसरी के सारे आइटम रखता हूँ। ये क्या है मेरा, ये जो शॉप है ना, यहाँ पे मैं ग्रोसरी आइटम्स रखता हूँ, ग्रोसरी के सारे सामान है, चावल दाल मैदा आटा सब कुछ है। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, एक मेरा स्टूडेंट आया, मैं जिसको अभी पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग में से ही कुछ स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एक दिन मेरा एक अमन नाम का स्टूडेंट आया मेरे स्टोर में। मैंने एक स्टोर खोल लिया, मैंने एक शॉप खोल लिया, और उस शॉप में एक अमन नाम का व्यक्ति मेरे दुकान में आया, मेरे दुकान में आया। बोला भैया कैसे हो, मैं बोला बहुत अच्छा हूँ। बोला भैया सुनो ना, मुझको कुछ आइटम्स चाहिए, कुछ सामान चाहिए। मैं बोला बोलो ना क्या क्या चाहिए। अमन बोला कि मुझे 1 केजी चीनी चाहिए, मुझे 5 केजी चावल चाहिए, मुझे 10 केजी आटा चाहिए, मुझे 10 केजी आटा चाहिए, मुझे मुझे एक ये भीम बार साबुन भी चाहिए। तो ये जो भी राशन का सामान है ना, जो भी जितना भी राशन वासन का सामान है, वो अमन ने बोला कि मेरे को चीनी चाहिए, आटा चाहिए, मसाले चाहिए, भीम बार का साबुन चाहिए, जितना भी राशन का ग्रोसरी आइटम्स होता है वो मेरे को अमन ने बोला। अमन ने करीब करीब मेरे को 20,000 का ग्रोसरी आइटम बोला, 20,000 का, कितना हजार का, 20,000 का ग्रोसरी आइटम बोला। ठीक है, वो जो लिस्ट बता रहा था उसका बिलिंग बना 20,000 का। मैं क्या किया, मैं अमन को एक बिल बिल बना के दे दिया। मैं अमन को एक बिल बना के दे दिया कि भाई ये लो अमन, ये 20,000 का बिल है, जल्दी से चुकाओ और ये सामान लेके जाओ। अमन बोला सर जी मैं ये सामान ले तो जाऊंगा, सर जी मैं ये सामान ले तो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास इसके पैसे नहीं है। अमन बोला सर मैं ये सामान ले तो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास इसके पैसे नहीं है। मैं बोला फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अमन बोला 1 महीने बाद सर चुका दूं, प्लीज सर 1 महीने का मोहलत दो, 1 महीने बाद मैं ये 20,000 रुपए चुका दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप सामान दे दो, उधारी पे दे दो, और 1 महीने बाद मैं चुका दूंगा, 1 महीने बाद मैं आपको दे दूंगा। सर प्लीज ट्रस्ट करो ना सर, प्लीज आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा सर, मैं 1 महीने बाद आपको चुका दूंगा पैसे। हाँ, मैं कैसे मना कर सकता हूँ, अमन तो मेरा स्टूडेंट है, इतना ट्रस्टेबल स्टूडेंट है। मैं बोला ठीक है लेके जाओ।
मैं उधार पे दे दिया, मैं 20,000 उधार पे दे दिया इसको सामान। मैं अमन को 20,000 उधार पे दे दिया, बोला कि भाई लेके जा, लेकिन 1 महीना बाद मेरे को रीपे कर देना, 1 मंथ बाद मेरे को क्या कर देना, रीपे कर देना। मैं अमन को बोला 1 मंथ बाद मेरे को रीपे कर देना, ठीक है। अब मैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे ऐसे 1 महीना बीत गया, ऐसे ऐसे 1 महीना बीत गया। मैं अमन को फोन करा, मैं अमन को फोन करा, ठीक है। हेलो अमन, मेरा पैसा कब देगा? अमन का कॉल लग ही नहीं रहा है। अमन का कॉल किसी और ने उठाया है, बोला हेलो आप कौन बोल रहे हैं, मैं आपको नहीं जानता। मैंने अमन को कॉल तो लगाया, लेकिन उसका कॉल कोई और उठा रहा है, अमन है ही नहीं। अमन का कॉल अनरीचेबल बता रहा है, कभी कभी तो कभी कभी कोई दूसरा ही उठा रहा है। अमन का कॉल लग ही नहीं रहा है, अमन तो भाग गया, गलत गलत नंबर दे दिया। तो अमन का एक दोस्त से मुलाकात हुआ, अमन बोला कि सर आपको तो अमन ने चूना लगा दिया, आपको तो अमन ने चूना लगा दिया। अमन यूएस भाग गया, अमन यूएस भाग गया। अमन का एक दोस्त मेरे को मिला अचानक से, बोला आपको तो सर अमन ने चूना लगा दिया, अमन तो यूएस भाग गया, भूल जाओ अपने 20,000, आपको कभी वो 20,000 नहीं मिलेंगे, अमन भाग गया। अमन आपको चूना लगा दिया, अमन आपके विश्वास के ऊपर आपसे खेल लिया, आपको नहीं मिलने वाले वो 20,000, आपको वो 20,000 नहीं मिलने वाले। तो बेटा अब मैं क्या करूं, अब मैं माथे वाथे पकड़ लिया, एकदम टेंशन वेंशन पड़ गया। जब परेशानी टेंशन बन जाती है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बैड डेट हो गया। हाय अल्लाह, बैड डेट हो गया मेरा, बैड डेट हो गया, उसको मैं बोलूंगा बैड डेट हो गया मेरा, उसको मैं बोलूंगा बैड डेट हो गया। अमन ने मेरे 20,000 लेके भाग गए, अमन ने मेरे भरोसे भरोसे तोड़ा है, अमन अमन मेरा भरोसा तोड़ा है, अमन मेरा 20,000 लेके भाग गया। इस सिचुएशन को मैं क्या बोलूंगा बेटा, इस सिचुएशन को मैं बोलूंगा अमन का बिल बना था 20,000 रुपया, मैंने उसको अपना स्टूडेंट समझ के उधार दिया था, 1 महीने के लिए उधार दिया था, लेकिन उसने तो मुझे चूना लगा दिया। अमन यूएस भाग गया, अमन इस कंट्री को छोड़ के ही भाग गया, इस इंडिया को छोड़ के ही भाग गया, मेरे को पैसा नहीं दिया अमन ने। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इस सिचुएशन को मैं क्या बोलूंगा, इस रिश्ते को मैं क्या बोलूंगा, बैड डेट। इसको मैं बोलूंगा बेटा बैड डेट, यही है मेरा बैड डेट, यही है मेरा बैड डेट। अमन ने दगाबाज निकला, अमन धोखाबाज निकला, अमन धोखा दे दिया मेरे को, ठीक है, अमन धोखा दे दिया मेरे को, ठीक है। तो ये बैड डेट को मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा अकाउंट्स में। ये बैड डेट जो हुआ, ये मेरा नुकसान जो हुआ है, ये मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सर, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा मेरे को। ये जो अमन ने मेरे को धोखा दिया है, उस धोखे को मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, तो अमन से मेरे को पैसे लेने थे, हाँ, तो अमन आपका डेटर कहलाएगा सर, जिससे पैसे लेने होते हैं वो डेटर कहलाता है। डेटर कौन है, डेटर कौन है, जिससे पैसे लेने होते हैं, जिससे पैसे लेने होते हैं, मतलब डेटर कौन है भैया, जिससे पैसे लेना है। मतलब अमन मेरा डेटर कहलाता है, मैं डेटर में जाकर रिकॉर्ड किया था कि अमन से मेरा पैसा बकाया है, जिससे पैसे लेना है उसको मैं डेटर बोलूंगा, ठीक है। मान लो कि मेरा टोटल डेटर है 1 लाख, मैंने 1 लाख का उधारी रखा है, मैंने 1 लाख का उधारी रखा है, मैंने 1 लाख उधार पे बेचा है, 1 लाख उधार पे बेचा है डिफरेंट 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 पर्सन को। उसमें अमन का बैड डेट हो गया, उसमें अमन का बैड डेट हो गया, तो उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना भाई, नुकसान हो गया, अमन अब कभी पैसा नहीं देगा, उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना बुक्स ऑफ अकाउंट में। भाई बैड डेट हो गया, नुकसान हो गया, अमन अब कभी पैसा नहीं देगा, उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना। तो रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बैड डेट को, बैड डेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बैड डेट जो होगा ना उसको माइनस कर देंगे। अमन का बैड डेट को माइनस कर दिए, कितना बचा, 80,000 बचा। अब हमारा डेटर सिर्फ 80,000 बचा, बिकॉज 20,000 तो खराब हो गया, नुकसान हो गया मेरा, अमन ने धोखा दे दिया। तो डेटर से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं बैड डेट, डेटर से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं बैड डेट। तो इसका जर्नल एंट्री भी हम जो हम लिखेंगे ना, जर्नल एंट्री अगर लिखने विखने बोल दिया कभी, कभी प्रोफेशनल एग्जाम में आपको काम आ गया, तो जर्नल एंट्री भी जो होता है ना इसका, वो होता है बैड डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। 20,000 20,000 मतलब 20,000 का चूना लग गया, और यही आप रिकॉर्ड कर दिए अकाउंटिंग बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाके रिकॉर्ड कर दिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट, उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट। क्लियर है इतना, क्लियर है, ठीक है। तो आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और इसको समझते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, एग्जाम्पल्स करके समझेंगे। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज एक कमेंट तो कर दो, एक कमेंट तो कर दो, हॉले लो। कमेंट क्यों नहीं करते, लाइक क्यों नहीं करते, शेयर क्यों नहीं करते। देखो एग्जाम्पल देखो, बैड डेट आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, देखो डेटर्स, देखो डेटर्स, अमाउंट में लिखो 1 लाख, यहाँ पे डेटर्स का आपका वैल्यू दिया हुआ है डेटर्स, और यहाँ पे दिया हुआ बैड डेट।
बैड डेट, यहाँ पे लिखो 10,000, ठीक है। और एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में इस बार कुछ एडजस्टमेंट हम लोग को दिया ही नहीं हुआ है, कोई एडजस्टमेंट हम लोग को नहीं दिया हुआ है, नो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट हम लोग को नहीं दिया हुआ है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा भैया? पहला वाला केस, केस 1, एग्जांपल नंबर 1, पहला वाला केस, डेटर्स दिया हुआ है सर, बैड डेट दिया हुआ है, लेकिन कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि भैया एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। एकदम बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, चुटकियों का खेल बन जाएगा तुम्हारा आज, एकदम इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हौले हौले समझो। देखो, ये ट्रायल बैलेंस का आइटम है, ये भीतर का आइटम है, भीतर वाला आइटम, ये भीतर वाला आइटम है, सिर्फ इसका एक इफेक्ट होगा। सर आप सिखाए थे कि ट्रायल बैलेंस का अगर कोई आइटम है तो सिर्फ एक इफेक्ट होता है। आप सिखाए थे कि ट्रायल बैलेंस का अगर कोई भी आइटम है, सर आपने सिखाया था कि ट्रायल बैलेंस का कोई भी आइटम है तो सिर्फ उसका एक इफेक्ट होता है। और आप ये भी सिखाए थे कि सर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, और एडजस्टमेंट तो इस बार कुछ है ही नहीं। तो यानी कि हर किसी का पीएल हो या बैलेंस शीट हो, एक ही इफेक्ट होगा, एक ही इफेक्ट होगा। ये बताइए, सबसे पहला चीज बताइए आप लोग कि डेटर्स कहां बैठता है? डेटर्स कहां बैठता है? सर डेटर्स बैठता है बैलेंस शीट के असेट साइड में, और बैड डेट कहां बैठता है? पीएल में। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला आइटम है, तो कुछ छेड़छाड़ करने का दरकार नहीं, अपना अपना जगह पे बिठा दो। मैं बनाता हूं पीएल, मैं पहले बनाता हूं पीएल, पीएल के डेबिट साइड में बिठा दो टू बैड डेट, ना बैड डेट बताइए, बैड डेट है 10,000। अच्छा, फिर बैलेंस शीट लिखो, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आप लिखो यहाँ पे डेटर्स, एक ही इफेक्ट होगा ना, एक ही इफेक्ट होगा ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, एक ही इफेक्ट होगा ना, 1,00,000। लेकिन सर आप बैड डेट को लेस नहीं किया, अरे बैड डेट पहले से ही लेस हो चुका है, इसीलिए तो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। बैड डेट डेटर से पहले से ही लेस हो गया, पहले से बैड डेट डेटर से लेस हो चुका है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, वरना ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया होता, एडजस्टमेंट में दिया होता। अगर एडजस्टमेंट में दिया होता ना तो उसका दो इफेक्ट करते, उसका दो इफेक्ट करते, वरना एक ही इफेक्ट किए, इसीलिए एक ही इफेक्ट किए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोगों को क्लियर हो गया? एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर हो गया? एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए। ये आपका ट्रायल बैलेंस, ठीक है, टीबी, टीबी है, टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस। ये मान लीजिए आपका ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। यहां पे लिखिए डेटर्स, फर्स्ट लिखिए आप लोग डेटर्स, आपका डेटर दिया हुआ 1,00,000। फिर बैड डेट, ये बैड डेट दिया हुआ है सर 12,000, ठीक है, डेटर दिया हुआ है और बैड डेट दिया हुआ है। अच्छा सर, अब क्या करना है बताइए? अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना है। देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट दिया हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट। देखिए इसमें क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देखिए एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि प्रोवाइड फर्दर बैड डेट, मतलब और एक्स्ट्रा बैड डेट हो गया बाबू, और एक्स्ट्रा बैड डेट हो गया, प्रोवाइड फर्दर बैड डेट। लिखिए प्रोवाइड फर्दर बैड डेट, बैड डेट तो था, बैड डेट ऑलरेडी था सर, लेकिन और एक्स्ट्रा बैड डेट हो गया। कितना? 4,000 का, 4,000 का बैड डेट और एक्स्ट्रा हो गया, और एक्स्ट्रा। तो सर जी आपने सिखाया था हमको कि अगर ट्रायल बैलेंस में रहता है आइटम्स, अगर ट्रायल बैलेंस में रहता है तो आपने सिखाया था कि उसका दो इफेक्ट होता है, उसका एक इफेक्ट होता है, आपने सिखाया था। अगर ट्रायल बैलेंस के भीतर में है तो उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, आपने बोला था। और आपने बोला था कि एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। मैं बोला हाँ, ऐसे ही तो सिखाए थे। तो आइए इसको सीखते हैं ना एक बार, देखते हैं ना एक बार कि किस तरीके से बनता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पीएल अकाउंट बनाइए, यहाँ पे बनेगा पीएल अकाउंट, यहाँ पे बैलेंस शीट, ठीक है। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है सर? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है टू बैड डेट। बैड डेट कितना है सर? बैड डेट है 12,000, बैड डेट है 12,000, उसी में ऐड कर दीजिए फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट को ऐड कर दीजिए, उसमें आप ऐड करोगे फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट कितना बताइए? 4,000, 16,000, ठीक है, क्लियर है। फर्दर बैड डेट को आप क्या करोगे? उसमें ऐड करोगे। भैया इसका सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा। आप बोले थे एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, हाँ एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है बाबू, मैं सच बोला था, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। एडजस्टमेंट में कोई भी चीज अगर दिया होगा तो उसका दो इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट हम लोग दे दिया ऑलरेडी, फर्दर बैड डेट को ऐड कर दिए, बैड डेट के साथ फर्दर बैड डेट ऐड होगा। पीएल में याद रखिएगा बैड डेट के साथ फर्दर बैड डेट जो है ना वो ऐड होगा। बाकी भैया बैलेंस शीट का बताइए, बैलेंस शीट का देखिए, बैलेंस शीट का क्या होगा? डेट, सबसे पहले आप लिखिएगा वो डेटर्स, डेटर्स कितना है? 1,00,000,
लेस कर दीजिएगा फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट जो है ना उसको लेस कर दीजिएगा, फर्दर बैड डेट जो है उसको लेस कर दीजिएगा। भैया बैड डेट को लेस नहीं करोगे, बैड डेट तो पहले से ही लेस है, इसीलिए तो ट्रायल बैलेंस में है। जो एडजस्टमेंट में है उसका दो इफेक्ट होगा। देखो सबसे पहला वाला इफेक्ट हम लोग यहाँ पे डालें, दूसरा वाला इफेक्ट हम लोग यहाँ पे डालें। ঠিক है, जो एडजस्टमेंट में होगा उसका दो इफेक्ट होगा, उसका दो इफेक्ट होगा। যেটা অ্যাডজাস্টমেন্টে দেওয়া আছে ওটার দুটো এফেক্ট হবে, দুটো দুটো এফেক্ট। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब भैया थर्ड एग्जांपल आइए, आइए थर्ड एग्जांपल। सब क्लियर करा देंगे आज, आप लोगों को सब क्लियर करा देंगे। अब बात समझेंगे। अब एग्जांपल से पहले एक कंसेप्ट हम लोग को समझना है, जिसका नाम है दोस्तों न्यू कंसेप्ट। लिखिए न्यू कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्लियर है? अब एक नया कंसेप्ट, अब एक नया नवीला कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, जिसका नाम है दोस्तों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, मान लीजिए मैं वापस से मिस्टर अभिषेक बन जाता हूं। एग्जांपल समझिए, एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किसको बोलते हैं, एग्जांपल समझिए, पूरा समझ जाइएगा, पूरा अच्छे से मक्खन मक्खन हो जाएगा। देखिए मैं मिस्टर अभिषेक हूं, मेरा एक शॉप है खुद का, मेरा एक शॉप है। ठीक है, उस शॉप में एक दिन सुरेश आया, उस शॉप में एक दिन सुरेश आया, मान लो उस शॉप में एक दिन सुरेश आया। सुरेश ने बोला कि भैया मुझे आटा चाहिए, मुझे चावल चाहिए, मुझे मसाले चाहिए, मुझे दाल चाहिए, और बहुत सारे ग्रोसरी आइटम मंगवाया सुरेश ने। बहुत सारा ग्रोसरी आइटम मंगवाया। सुरेश ने बोला कि भैया मुझे आटा चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, मसाले चाहिए, जितने ग्रोसरी आइटम है सब सब दे दो भैया, सब दे दो, सब दे दो। उसका बिल 15,000 हुआ, उसका बिल 15,000 हुआ बेटा, उसका बिल 15,000 हुआ। सुरेश का जो बिल है ना वो 15,000 हुआ। सुरेश ने बोला कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है। वापस वापस सुरेश नाटक कर रहा था। सुरेश ने बोला कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है। वो पिछली बार की तरह, मेरा तो पहले से नुकसान हो गया था, मेरा तो मन एकदम हालत वालत खराब हो गया। मैं सुरेश को पहले बोला कि नहीं भाई इधर उधारी नहीं चलता, लेकिन सुरेश हाथ पांव जोड़ने लगा। सुरेश सुरेश बोलने लगा कि भैया भैया प्लीज, मैं तो ऑनेस्ट आदमी हूं ना, मैं तो ईमानदार आदमी हूं ना, मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको दे दूंगा भैया, प्लीज आप मेरे को उधार दे दो। अब देखो उसको, वो इतना रोने वोने लगा ना, उसको उधार दे दिया, उसको 1 महीने का उधार दे दिया हम। तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने बाद तुम 15,000 रुपया मेरे को दे देना, लेकिन देखो हमको विश्वास तो नहीं है, लेकिन तुम 1 महीने बाद 15,000 रुपया दे देना, 1 महीने बाद 15,000 रुपया दे देना। सुरेश का शकल ऐसा था, देखो सुरेश का शकल ऐसा था, ऐसा था सुरेश का शकल। ठीक है, और एक तो मुंह में उसका बड़ा सा तिल बना हुआ था। उसका मुंह इतना भयानक लगता था, उसका मुंह ही चोर चट्टा जैसा लगता था, उसका मुंह ही चोर जैसा लगता था, वही चोर जैसा लगता था, उसका मुंह चोर जैसा लगता था। इसीलिए मेरे को शक हुआ कि भाई सुरेश भी तो ऐसा ना निकल जाए। मैं कंफर्म नहीं हूं, मेरे मेरे को अभी 1 महीना बीता नहीं है, अभी 1 महीना बीता नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि सुरेश मेरे को पैसा नहीं देगा, मेरे को बैड डेट होने वाला है। मेरे को अंदर से गट फीलिंग आ रहा है कि सुरेश का मुंह चेहरा भी तो चोर जैसा है, सुरेश लगता भी तो चोर जैसा है, शायद वो मेरे को पैसा नहीं देगा, शायद वो मेरा पैसा नहीं देगा, मेरे को लगा। ठीक है, क्योंकि मुंह में इतना बड़ा तिल है, वो चोर चोर जैसा दिखता है और टप्पुरी लैंग्वेज में बात करता है, मेरे को लगता है चोर ही है वो। मुझे लगा ही कि ये बैड डेट करेगा ही करेगा, मुझे लगा, मैं टेंशन में हूं कि ये पैसा देगा मेरा, इसको हम दे तो दिए, लेकिन ये क्या मेरा पैसा देगा, ये क्या मुझे पैसा देगा 15,000 रुपया। डाउट आ रहा था अंदर से, अंदर से मन एकदम बेहाल हो रहा था, डाउट आ रहा था अंदर से। फिर क्या हुआ बेटा, फिर क्या हुआ कि फिर उसके लिए मेरा मन में जो डाउट आ रहा था ना, उसके लिए हम एक प्रोविजन क्रिएट कर लिए। क्या क्या कर लिए, प्रोविजन क्रिएट कर लिए कि हम अभी से थोड़ा 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 करके पैसा जमाएंगे, क्या पता वो फ्यूचर में ना दे तो ज्यादा मेरा नुकसान ना हो। अभी से मैं एक प्रोविजन क्रिएट करूंगा, उसमें थोड़ा 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 करके जमाऊंगा कि अगर कल को बैड डेट भी हो गया, कल को अगर बैड डेट भी हो गया तो ज्यादा नुकसान ना हो। सुरेश का चेहरा देख के हमको लगा कि वो पैसा नहीं देगा, लेकिन हम क्या किए, हम प्रोविजन जमा रहे हैं, हम ये थोड़ा 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 करके प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं कि कल को अगर मेरे को सुरेश का पैसा ना मिले तो मेरा बिजनेस में ज्यादा नुकसान ना आए, मेरा बिजनेस में ज्यादा नुकसान आए। प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब बैड डेट जो होने वाला है, बैड डेट जो होने वाला है, हुआ है या नहीं हुआ है वो कंफर्म नहीं हुआ है, बैड डेट होगा ही वो कंफर्म नहीं है, लेकिन बैड डेट जो होने वाला है उसके लिए हम अभी से प्रोविजन बना के रख ले रहे हैं, अभी से हम प्रोविजन बना के रख ले रहे हैं, अभी से हम लोग प्रोविजन बना के
रख ले रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, ये एस्टीमेट है। ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है ना, ये एस्टीमेट है, ये पक्का पता नहीं है कि बैड डेट होगा, ये एस्टीमेट है। मतलब यहां पे ये देखा जाता है कि पक्का पता नहीं कि बैड डेट होगा ही। मैं पहले से जमा करके रख रहा हूं ताकि बाद में, पहले से थोड़ा 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 करके जमा जमा करके रख रहा हूं ताकि बाद में मेरे को वो जो बैड डेट है उसका बर्डन ना सहना पड़े। पक्का पता नहीं कि बैड डेट होगा, लेकिन बैड डेट हो भी सकता है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पक्का पता नहीं कि बैड डेट होगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसका अब इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल, ये आपका टीवी है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। यहां पे लिखिए डेटर्स, यहां पे डेटर्स दिया हुआ है 1 लाख, यहां पे आपका बैड डेट दिया हुआ है, एग्जांपल सुनिए, यहां पे डेटर्स दिया हुआ है 1 लाख, बैड डेट दिया हुआ 10,000, बैड डेट दिया हुआ 10,000, ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान से, सुनिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोग को ये दिया हुआ है क्रिएट पीएफडीडी, ऐसे बोला क्रिएट पीएफडीडी। पीएफडीडी का मतलब क्या होता है भैया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रिएट पीएफडीडी क्या, इसका मतलब क्या होता है भैया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रिएट पीएफडीडी एट द रेट ऑफ 5%, ऐसे करके बोला हुआ है हम लोग, ऐसे करके हम लोग को बोला हुआ है, ठीक है। अब इसका एंट्री क्या होगा भैया, तो सबसे पहले हम लोग पीएल बनाते हैं और फिर बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। पीएल में क्या होगा भैया, पीएल में सबसे पहले होगा टू बैड डेट, कितना, ये बैड डेट कितना है 1 लाख, लेकिन क्या भैया ये बैड डेट के साथ क्या माइनस प्लस कुछ होगा क्या पीएफडीडी, नहीं बेवकूफो नहीं, पीएफडीडी अलग है, बैड डेट अलग है, अलग से बैठेगा, पीएल के डेबिट साइड में बैठता है पीएफडीडी, पीएफडीडी और बैड डेट अलग अलग है, अलग अलग यूनिट है, अलग अलग यूनिट है बाबू, अलग अलग यूनिट है, तो पीएफडीडी जो बैठता है ना वो अलग से बैठता है, तो लिखिए अलग से बैठता है, टू पीएफडीडी अलग से आप एंट्री करोगे, पीएल के डेबिट साइड में अलग से एंट्री करोगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना 5,000, 5,000, ठीक है, डन, क्लियर है, ऐसे कर दिए। फिर बैलेंस शीट में भैया क्या इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट में बस सिंपल सा इफेक्ट होगा, डेटर्स लिखते हो ना, डेटर्स, डेटर्स कितना है 1 लाख, 1 लाख लेस कर दो पीएफडीडी, पीएफडीडी कितना है 5,000, बचा कितना 95,000, दो इफेक्ट होगा, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर लिखा हुआ है तो भैया आप बोले थे कि दो इफेक्ट होगा, दो ठो इफेक्ट होगा, दो इफेक्ट होगा भैया बोले थे आप, दो इफेक्ट होगा भैया बोले थे, ठीक है, ओके। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखिए, एक लास्ट एग्जांपल आपके लिए, और आज का ये पीएफडीडी वाला, ये जो बैड डेट वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। एक लास्ट एग्जांपल, ये लास्ट एग्जांपल के साथ ये बैड डेट वाला जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाने वाला है। ये लास्ट एग्जांपल लिखिए मेरे साथ आप, देखिए, देखिए एग्जांपल, देखिए ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, ट्रायल ट्रायल बैलेंस है ये, ठीक है, ट्रायल बैलेंस है। यहां पे लिखिए डेटर्स, फर्स्ट लिखिए आप लोग डेटर्स, डेटर्स कितना है 1 लाख, फिर लिखिए बैड डेट, डेटर्स के बाद लिखोगे आप बैड डेट, बैड डेट है 10,000, फिर लिखोगे पीएफडीडी, पीएफडीडी, पीएफडीडी कितना सर 12,000, ठीक है। अच्छा भैया ये पीएफडीडी ट्रायल बैलेंस में दे सकता है क्या, हाँ ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो सकता है, इसको हम लोग प्यार से ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं, इसको हम लोग ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं, इसको हम लोग प्यार से ना ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं, और पीएफडीडी जब जब देगा तब तब क्रेडिट साइड में देगा, जब जब देगा तब तब क्रेडिट साइड में देगा, ठीक है, जब जब देगा तब तब क्रेडिट साइड में देगा, ठीक है, ओके भैया, ओके भैया, ठीक है, ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है। अब हम लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है बेटा कि मेंटेन प्रोविजन, मेंटेन प्रोविजन मतलब ये पीएफडीडी मतलब ये न्यू न्यू प्रोविजन मेंटेन करने बोला है, बोला मेंटेन प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10%। भैया यहाँ पे ओल्ड वाला प्रोविजन भी दिया हुआ है, न्यू वाला प्रोविजन भी दिया हुआ है, कैसे निकाले भैया, कैसे निकाले, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, क्या लिखे पीएल में, क्या लिखे बैलेंस शीट में। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि पीएल में आप किसको लिखे, न्यू वाला प्रोविजन को लिखे कि ओल्ड वाला प्रोविजन को लिखे, घिचपिच हो गया, पूरा 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 घिचपिच हो गया। ये पीएल है आपका, ये बैलेंस शीट है, अब सोच रहे होंगे क्या लिखे क्या नहीं लिखे, तो इसीलिए
ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया ना। यहाँ पे ओल्ड वाला प्रोविजन दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है न्यू 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 वाला प्रोविजन मेंटेन करना है, ओल्ड ओल्ड वाला प्रोविजन दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है न्यू वाला प्रोविजन मेंटेन करना है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों हम लोग पीएफडीडी अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पीएफडीडी अकाउंट। ये न्यू अप्रोच आप लोग को सिखा रहा हूं कि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पीएफडीडी अकाउंट बना लीजिएगा, एक पीएफडीडी, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बना लीजिएगा। हम लोग क्या बना रहे हैं? पीएफडीडी अकाउंट। ठीक है। उसके डेबिट साइड में सबसे पहले आप लिखिएगा टू बैड डेट। जब जब ऐसा सिचुएशन आए तब तब आप पीएफडीडी अकाउंट बना लीजिएगा। बैड डेट कितने का है बताइए? बैड डेट है भैया 10,000। अच्छा ये बताइए ओल्ड वाला प्रोविजन कितना है? ओल्ड वाला प्रोविजन जिसको ओपनिंग प्रोविजन भी बोलते हैं, ओल्ड वाला प्रोविजन कितना है? सर 12,000 दिया हुआ है। तो बाय बैलेंस बीडी, ओल्ड वाला प्रोविजन को हम लोग लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 12,000। 12,000 दिया हुआ है सर, 12,000 दिया हुआ है। ठीक है, 12,000 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब भैया न्यू वाला प्रोविजन कैसे क्रिएट करें? न्यू वाला प्रोविजन को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी। ये न्यू न्यू प्रोविजन है। हम लोग को बोला है क्वेश्चन में कि न्यू प्रोविजन क्रिएट करो। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि न्यू प्रोविजन क्रिएट करो। न्यू प्रोविजन कितना क्रिएट करने बोला? 10%। 10% क्रिएट करने बोला। 10% क्लियर किसका 10% भैया? डेटर्स का 10%। डेटर्स का 10%। किसका 10%? जब जब 10% दिया रहेगा ना, आप डेटर्स का 10% निकालोगे। डेटर्स का 10%। तो डेटर्स का 10% कितना होगा बताइए? डेटर्स कितना दिया हुआ है? 1,00,000। 1,00,000 का 10% कितना होता है बताइए? तो 10,000। 10,000। चलिए हो गया। यहाँ पे कितना निकला? 20,000। यहाँ पे कितना निकला? 20,000। अब भैया बैलेंसिंग कहाँ पे जाएगा? ये तो समझ गए भैया, लेकिन बैलेंसिंग कहाँ पे जाएगा? बैलेंस कहाँ पे करे? बैलेंस को आप लिखोगे पीएल अकाउंट में। बैलेंसिंग होगा बाय पीएल अकाउंट। यहाँ पे लिखिए, ये जो 8,000 है ना, ये पीएल अकाउंट में जाएगा। सिंप्लीफाई कर दिए तो पूरा सिंप्लीफाई कर दिए। वापस समझाता हूँ सुनिए। सबसे पहले ओपनिंग को लिखिएगा यहाँ, क्लोजिंग को लिखिएगा यहाँ, और बैड डेट को डेबिट में, और जो बचा वो पीएल में जाके लिख दीजिएगा। बस यही ट्रीटमेंट है। जो 8,000 बचा वो पीएल में जाके लिख दीजिएगा। जो 8,000 बचा आपका वो पीएल में जाके लिख दीजिएगा। सर किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो ये लिखिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एक ही साथ कैलकुलेशन कर दीजिएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसे करके लिख दीजिएगा। ठीक है, और 8,000 सीधा ऐसे पीएल में जाके लिख दीजिएगा। 8,000 सीधा ऐसे पीएल में जाके लिख दीजिएगा। सर बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट थे? बैलेंस शीट में नॉर्मल इफेक्ट। क्या इफेक्ट? यहाँ पे लिखोगे बैलेंस शीट में डेटर्स। अब डेटर्स बताइए कितना है? 1,00,000। 1,00,000 है ना डेटर्स। अब डेटर्स बताइए, डेटर्स कितना है? 1,00,000 लेस कीजिए पीएफडीडी। ये बताइए न्यू प्रोविजन कितना था? न्यू प्रोविजन कितना मेंटेन करना था? न्यू प्रोविजन बोला था कि भैया 10% मेंटेन करना है। 10% मेंटेन करना है। न्यू प्रोविजन बोला 10% मेंटेन करना है। किसका 10%? डेटर्स का 10%। तो 1,00,000 का 10% कितना होता है? 1,00,000 का 10% कितना होता है? सर 10,000। सर 10,000। सर 10,000। 10,000। ये हो गया 90,000। ठीक है। तो बेसिकली पीएल में जो इतना घोच होता, ये बैड डेट लिखते, ओल्ड वाला प्रोविजन लिखते या न्यू वाला प्रोविजन लिखते, इसके लिए ना हम लोग पीएफडीडी अकाउंट बना लिए। इसके लिए हम लोग क्या बना लिए? पीएफडीडी अकाउंट बना लिए, क्योंकि पीएल में हम लोग को घोच नहीं चाहिए था। ये जो बैड डेट लिखते, ओल्ड वाला प्रोविजन लिखते, न्यू वाला प्रोविजन लिखते, इससे अच्छा भाई पीएफडीडी अकाउंट बना लो और पीएल में जाके सीधा डेबिट साइड में लिख दो। काम तमाम, एक ही एंट्री में काम खल्लास। काम खल्लास। तो पीएफडीडी अकाउंट कैसे बनाए भैया? सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखे बैड डेट। जो भी बैड डेट है यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है। अगर फर्दर बैड डेट है तो वो भी हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, वो भी डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको ये बैड डेट लिखना है। उसके बाद देखिए, ये पीएफडीडी का जो पुराना वाला बैलेंस है, पुराना वाला बैलेंस कौन सा? ये वाला ओल्ड वाला जो प्रोविजन है, ओल्ड वाला प्रोविजन को आप क्रेडिट साइड में पहले लिखोगे बाई बैलेंस बीडी बोल के। ठीक है। इसके बाद न्यू वाला प्रोविजन जो है उसको आप कैलकुलेट करोगे और डेबिट साइड में लिखोगे टू बैलेंस सीडी न्यू न्यू प्रोविजन। ठीक है। और जो बैलेंसिंग आया वो आपका बन जाएगा बाई पीएल अकाउंट। जो बैलेंस आया आपका बन जाएगा वो पीएल अकाउंट, और पीएल के आप डेबिट साइड में लिख दोगे, आपका हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हो गया, खत्म। इतना ही तो करना है आप लोग, इतना ही तो करना है, और क्या करना है? ठीक है। तो बन गया ये सब सा। तो आई होप आप लोगों को बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच गाइस।
थैंक यू सो मच। और एक बार प्लीज कमेंट कर दो कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद वाले सेशन में हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, मतलब कल से हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। कल से हम लोग फाइनल अकाउंट्स के धुआंधार सम्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, आज के सपोर्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल से हम लोग धुआंधार सम स्टार्ट करेंगे और फाइनल अकाउंट्स का एकदम ताड़म तोड़ सम्स करेंगे। थैंक यू सो मच। सो मेरे प्यारे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सबने लेक्चर्स देख लिया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से देख लिया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गया होगा। एक बार कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।